हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है उत्थान के थर्ड लेक्चर में। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन पे पीएचडी करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में। इससे 5 टॉपिक बताता हूं, 6 टॉपिक, जिससे 3 सवाल पूछे ही जाते हैं। किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ लेगा, 3 को बेस मान के चौथे का डायमेंशन पूछ लेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में इक्वेशन दिया होगा, अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ लेगा। इंस्ट्रूमेंट से डायमेंशन इंस्ट्रूमेंट से सवाल आ जाते हैं, एरर एक्यूरेसी से सवाल आते हैं, और आपका सिग्निफिकेंट रिजल्ट। ये बहुत सारे टॉपिक है, इसमें से 3 सवाल श्योर शॉर्ट है। और ये 3 चीजें आप चाहो तो खुद भी 10 मिनट में पढ़ सकते हो, नोट्स उठा के। मैक्सिमम क्वेश्चन करके आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन हम उसमें 4 हर टॉपिक में सवाल थोड़ा एक्स्ट्रा करा दे रहे हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। एज अ टीचर हम नहीं चाहते हैं कि आपको सिर्फ टॉपिक बता के चले जाए। अच्छा, टॉपिक बता के एक क्वेश्चन करा के चले जाए, लगता है कि नहीं यार एक क्वेश्चन तो करा ही दिया, 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, इसका अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो भी बेटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगा ले। एक चैप्टर में अगर 2 घंटा लगा के बहुत अच्छे तरीके से तेरी प्रैक्टिस हो जा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बच्चे कह रहे हैं सर ना करता रह जाएगा। अच्छे से पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऊपर आना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी भी होगा और बहुत सारा न्यूमेरिकल भी होगा। जेई मेन, जेई एडवांस के कुछ सवाल और जेई मेन के हर सवाल का एक लाइन में सॉल्यूशन दे दूंगा। एक लाइन में, ऐसा नहीं कि एक लाइन में होता है, एक पेज में होता है, लेकिन एक लाइन में मैं तुम्हें सॉल्यूशन निकाल के दे दूंगा। जेई एडवांस को भी एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज मैंने स्पेशली सीक्वेंस में रखा है सारी चीजें, क्योंकि थ्योरी भी पढ़नी है। शुरू करते हैं, आओ शुरू करते हैं, मचाते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले बात, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, आप जानते हो कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री होते हैं, सॉलिड एंगल और एंगल। उसके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, जानते हैं ये बात? हाँ सर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक, ये सारा जो है ना तुम्हारा यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेजर डिस्टेंस, यूनिट ऑफ टू मेजर डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, पार्सेक भी डिस्टेंस का यूनिट है। इनमें सबसे बड़ा होता है बेटा पार्सेक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा होता है पार्सेक, देखो 10 का पावर 16, फिर होता है लाइट ईयर, फिर होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, साइज ऑफ प्रोटॉन फर्मीमीटर में होता है, एटम एंगस्ट्रॉम में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है क्या सर? समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या सही है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सवाल को समझो, लैंग्वेज पकड़ो, फटाफट बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्या ये देखो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है। इसी पे तो सवाल है। अरे सर हम तो लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाए। अगर नहीं पकड़ पाया तो लिख दीजिएगा सर लैंग्वेज ही पकड़ नहीं पाए। यही तो कह रहा था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसकी मेजर्ड वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। आप जानते हैं कि NU बराबर कांस्टेंट होता है, जहां पे N मेजर्ड वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी का, U यूनिट है। तो N और U का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगी। जितनी बड़ी यूनिट होगी उसमें मेजर्ड वैल्यू उतनी छोटा होगा। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आप जानते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, आप जानते हैं। तो डाइन सीजीएस यूनिट है, न्यूटन SI यूनिट है। देखो उधर 10 टू द पावर 5 हो गया। SI यूनिट में देखो नंबर कम है, सीजीएस यूनिट छोटा यूनिट है तो नंबर ज्यादा है। अगर NU का प्रोडक्ट का ग्राफ U के साथ बराबर, U बढ़ाते जाओगे तो NU पे क्या फर्क पड़ेगा? NU तो कांस्टेंट है साहब। अच्छा, N और 1/U का ग्राफ बनाओ। देखो N बराबर कांस्टेंट बाय U होता है। अगर N और 1/U को ही प्लॉट करोगे तो N का पावर और 1/U का पावर तो सेम है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जानते हो क्या? और NU बराबर कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला देखो और NU बराबर कांस्टेंट यूज कर लो। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कल मैंने अपने खुद महारिविजन में एक नया सवाल कराया था, ऐसे ही खुद से लिखा था, और मैंने सोचा इसका सॉल्यूशन गूगल पे देखता हूं। तो गूगल पे एक ही जगह सॉल्यूशन मिला, जो एक स्टार्टअप है कुछ जो सॉल्यूशन बताते हैं, वहां पे मैंने देखा उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली वही सवाल मैंने टाइप किया, वो कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैंने खुद लिखा था, डेटा वाटा सारे नए थे, फिजिकल क्वांटिटी अलग तरीके से यूज किया था।
सॉल्यूशन मिला और उस सॉल्यूशन में मास्टर साहब ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक ही तो फॉर्मूला है, न्यू बराबर कांस्टेंट, बताओ और कौन सा फॉर्मूला जो यहाँ लगा दोगे। मैं तो यहाँ पे 1 न्यूटन मान के कर रहा हूं और बताओ कौन लगा दोगे, एक ही है, तो कुछ गलती हुई है। और मैंने वहां पे स्लाइड में, वहां पे स्लाइड से डाउट पूछा जाता है, ए न्यू बराबर कांस्टेंट लिख के काटा हुआ था। बोला नहीं नहीं, इसको क्यों काटा है, कुछ गलतफहमी हुई है, यही तो फॉर्मूला है, बताओ और कौन फॉर्मूला जो लगा दोगे, बताओ ना अगर है तो। अरे चोमू, बच्चे भी यार, तू पढ़ के जाता है, तू देखता नहीं है कि क्या किया वहां पे, क्या 10 बार रिपीट किया। ध्यान से सुनियो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें वैल्यू दी है 1 यूनिट में और उसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू नए यूनिट में पूछ रहा है, चाहे वो यूनिट आर्टिफिशियल यूनिट हो या नया बनाया हो या सीजीएस हो या एफपीएस हो, नया सेट ऑफ यूनिट में अगर तुम्हें किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पूछ रहा है किसी एक यूनिट में दे के, तब लगेगा एन यू बराबर कांस्टेंट। लेकिन किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ही पूछ रहा हो तो ये नहीं लगेगा। जैसे सवाल ये रहा, स्क्रीन पॉज करके पढ़ो फिर करना, पढ़ो, यही सवाल है। और मजाक अगर जो मैंने बातें अगर बोली है तुम्हें झूठ लग रही हो तो एक सवाल टाइप कर लेना गूगल पे, करना, चल करना, ये एक्सरसाइज 2 मिनट लगेगा। एक सवाल गूगल पर टाइप कर और इसका सॉल्यूशन देख, एक ही जगह मिलेगा और उसका सॉल्यूशन देखना मास्टर साहब क्या बता। और जेई में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, हर जगह पूछते हैं। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, नया सेट ऑफ यूनिट बना है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। लेंथ का यूनिट हम 1 मीटर मानते थे एसआई में, 1 सेंटीमीटर मानते थे सीजीएस में। यह कह रहा है कि नया सेट ऑफ यूनिट बना है जिसमें 10 मीटर ही हमारा लेंथ का यूनिट है। यूनिट ऑफ टाइम इज 2 सेकेंड। टाइम को हम 1 सेकेंड बोलते थे एसआई यूनिट में, सीजीएस यूनिट में हम 2 सेकेंड बोलेंगे, मतलब 2 सेकेंड एक यूनिट है, टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। और मास इज 5 kg। Then find unit of torque in new system of unit. Unit of torque in new system of unit. Screen pause, फटाफट पॉज कर, सॉल्व कर, गूगल पे जाके देख के क्या और इधर सॉल्यूशन दे। इसमें एनयू बराबर कांस्टेंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे टॉर्क का यूनिट पूछा है। ऐसा नहीं कि टॉर्क की वैल्यू हमें दे दी है और फिर नए सिस्टम में टॉर्क की वैल्यू पूछी है। यहां पे बोला है कि फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क को लिखेंगे आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ करोगे तो एफ होता है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आर और है तो मीटर स्क्वायर। क्या यही यूनिट होता है टॉर्क का? अब मास को वो केजी ना बोल के 5 kg बोलेगा, तो नए सिस्टम में, ये तो ऐसा यूनिट में लिखा है, नए सिस्टम में क्या लिखेंगे, केजी डैश मीटर डैश का स्क्वायर बटा सेकेंड डैश का स्क्वायर। केजी डैश को 5 kg लिख देंगे, मीटर डैश का होल स्क्वायर तो 10, देखो मीटर को क्या मिला 10 मीटर, तो मीटर डैश हो जाएगा 10 मीटर का होल स्क्वायर। सेकंड क्या है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का नीचे होल स्क्वायर, माइनस था पावर तो नीचे आ गया, तो हो गया 5, 10 का होल स्क्वायर 100 बटा 4 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये यूनिट हो गया। अब बताओ टॉर्क का नया सिस्टम में क्या यूनिट मानोगे, तो ये हो गया तुम्हारा 25 125 न्यूटन मीटर, 125 न्यूटन मीटर ये रहा। तो 125 न्यूटन मीटर इज अ वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। एक और बात बताता हूं, सुनना बेटा, एक चीज पढ़ो कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ आज से 10 मीटर मान लिया, यूनिट ऑफ टाइम 2 सेकेंड मान लिया और यूनिट ऑफ मास 5 kg मान लिया। तो नए सिस्टम में टॉर्क का यूनिट पूछा है, ऑब्वियस सी बात है, टॉर्क का यूनिट पूछा है तो यूनिट के टर्म्स में होगा ये आंसर। देखो, और यूनिट में एनयू बराबर कांस्टेंट लगा के तुम वैल्यू थोड़ी ना निकाल पाओगे, और यहाँ पे टॉर्क की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। क्लियर है कि हाँ? अब सेम सवाल मैं इसका कॉपी कर लेता हूं, मैं अलग से नहीं लिखा हूं, अगर मैं इसका कॉपी कर लेता हूं और मैं बोलता हूं फाइंड, देखना यहां पे सवाल ही अलग है, फाइंड वैल्यू ऑफ टॉर्क, फाइंड देखना यहां, फाइंड वैल्यू ऑफ टॉर्क 1 न्यूटन मीटर या 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर यहां पे लिखा है। वैल्यू ऑफ टॉर्क 10 न्यूटन मीटर इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। यहां पे मैं टॉर्क की यूनिट नहीं पूछ रहा, मैं क्या पूछ रहा हूं, टॉर्क की वैल्यू पूछ रहा हूं। अब टॉर्क की वैल्यू पूछ रहा हूं तो सबसे पहली बात जो यहां पे चेंज आएगा, एक वैल्यू है नए सिस्टम में, उसकी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, वहां पे जो भी आंसर निकालोगे उसमें यूनिट नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। तो एक नया चीज जो मैंने क्लास में भी नहीं बताया था, और अगर इस बात में तुमको फील आ जाए और मोक्ष आ जाए तो बोल देना फील एमआर स्टार, ये कमेंट जरूर करना, फील एमआर स्टार, फील एमआर स्टार। अगर तुम्हें आ जाए तो
जब भी बेटा वो वैल्यू पूछा है 10 न्यूटन का इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, वैल्यू पूछा है ना, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन मीटर इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब दर 10 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू 10 न्यूटन मीटर, उसका नए सिस्टम में वैल्यू बताओ। तो नए सिस्टम वैल्यू कोई यूनिट के साथ नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू है। नए सिस्टम में 10 न्यूटन की वैल्यू नए सिस्टम में क्या होगी, नए सिस्टम में वैल्यू पूछा है तो वैल्यू तो एक नंबर के टर्म में होगा बस, उसका यूनिट नहीं आएगा। लेकिन जब यूनिट पूछेगा तो वो यूनिट के साथ आएगा ना। नहीं समझे, नहीं समझे, ये बहुत गहरी बात है। फाइंड यूनिट ऑफ टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, टॉर्क का यूनिट पूछा है तो जैसे लेंथ का यूनिट 10 के साथ मीटर है, 2 सेकेंड है, मास 5 kg है, तो यूनिट के साथ आया। तो जब आंसर होगा, ऑप्शंस होगा, तो ऑप्शन में एक नंबर और फिर उसके साथ यूनिट होगा क्योंकि टॉर्क का पूरा यूनिट पूछा है। यहां पे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ टॉर्क, वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन मीटर टॉर्क इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट में जब टॉर्क 10 न्यूटन मीटर है तो उस टॉर्क के बराबर नए सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मतलब एक नंबर पूछेगा और नंबर ऑप्शन में यूनिट नहीं आएगा। तो जब ऑप्शन में तुम्हारा नंबर हो सिर्फ और यहां पे वैल्यू दिया हो कि इसकी वैल्यू नए सिस्टम में बताओ तो NU बराबर कांस्टेंट लगाओगे। और अगर सिर्फ यूनिट पूछे तो सिंपल डायमेंशन है, सिंपल फॉर्मूला लिखो, इसका यूनिट लिख लो और नए सिस्टम में kg डैश, मीटर डैश, सेकंड डैश की वैल्यू लिख दो बस। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में देखो N1U1 बराबर N2U2, तुम्हें टॉर्क की वैल्यू एक यूनिट में दी हो, दूसरे यूनिट में पूछे तब ये लगाना। N1 बोलो 10 न्यूटन मीटर बराबर N2 हमें चाहिए और इसमें यूनिट क्या होगा, kg डैश, मीटर डैश, सेकंड डैश का होल स्क्वायर। यहां से N2 निकालोगे, यहां से आप क्या निकाल लोगे, N2 निकालोगे, निकाल लो। 10 न्यूटन को लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा सॉल्व करके। N2 kg डैश को क्या लिखेंगे 5 kg, मीटर डैश को क्या लिखेंगे, मीटर डैश है 100 का मीटर स्क्वायर बटा टाइम हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, यही होगा। हाँ सर यही आएगा। अब देखना ध्यान से, सेकंड स्क्वायर है ये, एस स्क्वायर मीटर स्क्वायर kg से ये सब कट जाएगा। हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इधर जाएगा तो 40 और इधर 100, N2 बराबर आ जाएगा, N2 बराबर आ जाएगा 40, देखो ये 40 और बटा 5 गुना 100, तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 0.4 बटा 5, 0.4 बटा 5, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, जो भी है निकाल के देख लो। ये तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा ना क्योंकि ने सवाल चेंज कर दिया। अब जेईई मेन 2019 नीट में कई बार ये सवाल पूछा हुआ है बेटा, कई बार ये सवाल पूछा हुआ है। क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज इतना। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन एसआई यूनिट मतलब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन एसआई यूनिट इतना दिया हुआ है। इन सर्टेन यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, यूनिट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। नए सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कौन सा डेंसिटी की, इसकी, इसमें यूनिट नहीं पूछा, डेंसिटी की वैल्यू एसआई यूनिट में देके नए सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू पूछी है। वैल्यू ना देखो यहाँ पे यूनिट नहीं है, जिसको नहीं आया होगा फील उसको अब आएगा, फिजिक्स के अंदर घुसाऊंगा। तो बात तो सही है, देख भाई ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है, यहाँ पे यूनिट के साथ दिया हुआ था, क्यों, क्योंकि इसमें टॉर्क का यूनिट पूछा है, टॉर्क का कहीं वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे न्यू और कांस्टेंट नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मतलब यूनिट लिखो और उस यूनिट में जैसे टॉर्क इतना है, केजी मीटर डैश और सेकंड डैश का नया सिस्टम ऐसे लिखो, उसका रिलेशन लिख दो। यहां पे वैल्यू आएगा, सिर्फ देखो वैल्यू आया, यहां पे वैल्यू आएगा। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन एसआई यूनिट इज इतना, एसआई यूनिट में डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है इन अ सर्टेन यूनिट इन विच लेंथ को ये मान लिया, मास को ये मान लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी क्या होगा। नीट में भी यही पूछा था, डिफरेंट डेटा के साथ जेईई ने पूछा है। एनयू बराबर कांस्टेंट 128 केजी बटा मीटर क्यूब, हमने एएनयू लगा दिया एसआई सिस्टम के लिए, बराबर किसी नए सिस्टम में वैल्यू N2 इंटू केजी डैश बटा मीटर डैश का क्यूब। अब इसने बोला केजी को 50 ग्राम, तो 128 केजी मीटर क्यूब बराबर N2, नए केजी को क्या लिखोगे 50 ग्राम, तो 50 बटा 1000 केजी, तो ग्राम को केजी में बदलोगे। 25 सेंटीमीटर तो नीचे है, तो 25 बटा 100 ये हो गया मीटर, और इसका क्यूब करोगे तो क्यूब कर दिया, ये आएगा। यहां से केजी मीटर क्यूब से केजी मीटर क्यूब कटेगा, ये क्यूब रहेगा। 1 0 से 1 0 काटूंगा
तो 100 है और ये 5 है तो 20 आ जाएगा। 128 बराबर इंटू 1/20 मल्टीप्लाई 25 चौका 100, 4 है, ठीक। हाँ, हमने कहाँ रखा है, नीचे रखा है, तो 25/1000, 4 का क्यूब, सही है, ये क्यूब आएगा। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64। 64 से 128 काटोगे 2, n2 बराबर 2 गुना 20, 40। और अगर तुम्हें इसमें कहीं भी स्टेप में डाउट हो ना तो खुद करो, ये स्टेप देखते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अब देखो, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज x kg। नया सिस्टम में मास को 1 kg माना, x kg माना, लेंथ को y मीटर माना, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज जेट सेकेंड। नाउ इफ 1 न्यूटन बराबर f इंटू न्यू यूनिट, देन फाइंड f। क्या लगाओगे, तो चिक चिक के कह रहा है nu बराबर कांस्टेंट लगाओ, ठीक है। तो क्यों, नाउ इफ 1 न्यूटन बराबर f इंटू न्यू यूनिट, मतलब 1 न्यूटन की वैल्यू, एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन की वैल्यू हमें f इंटू न्यू यूनिट है, तो f की वैल्यू बताओ, कुछ दिक्कत नहीं है। 1 न्यूटन को लिख सकते हो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है न्यूटन, मास इंटू एक्सीलरेशन, सही है, इंटू f इंटू न्यू यूनिट को लिखो kg डैश मीटर डैश सेकंड डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मास को लिखो kg डैश को लिखो x kg, लेंथ को लिखो y मीटर, और इसका कमेंट बॉक्स में स्लाइड नंबर 8, स्लाइड 8। अब देखो, मैं यहाँ पे आंसर लेके नहीं आऊंगा, मैंने पहला होमवर्क दिया स्लाइड 8। अब आपको सारे होमवर्क एक साथ सॉल्व करने हैं, और अभी मत करो, बाद में कर लेना चाहे तो। और कमेंट बॉक्स में जितने होमवर्क मैंने दिए होंगे 10 या 15, एक एक करके कमेंट करके आपको कमेंट करना। जैसे मान लो कि स्लाइड 8 आंसर इतना, स्लाइड 9 आंसर इतना, स्लाइड 15 आंसर इतना, स्लाइड 24 आंसर इतना, ठीक है ना, ये करना है। चलिए, डायमेंशन जब निकालते हैं, जैसे ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज पर यूनिट लेंथ, तो जो भी ग्रेडियंट लिखा हुआ है उसको लेंथ से डिवाइड करके डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी बाय लेंथ, वेलोसिटी होता है LT-1, लेंथ रख दिया तो कट के T-1 आ गया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट डायमेंशन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर हो गया केल्विन बटा लेंथ, लेंथ ग्रेडियंट हो गया लेंथ बाई लेंथ मतलब डायमेंशन इज m0 l0 t0। टाइम ग्रेडियंट t बाई एल, तो ये हो जाएगा l-1 इंटू टी, इनवर्स ऑफ वेलोसिटी तो आया। अब एक छोटी सी बात, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ नया फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसका डायमेंशन पूछ लिया जाता है। सर पूछ तो लिया जाता है, लेकिन सर हम उसका डायमेंशन हर किताब में बहुत लंबा लंबा टेबल दिया होता है, उससे हम रटते हैं, रटने की जरूरत आज से गई। सर कैसे करेंगे, हमारा स्टार है जोरदार, क्या है हमारा स्टार है, देखिएगा ध्यान से। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स एंड एनर्जी का डायमेंशन याद रखें, याद रखना है। अभी टेंशन नहीं लेना, आगे चैप्टर के साथ साथ याद होता जाएगा। जैसे अभी मान लो मैं रिवाइज करा रहा हूं यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत सारे चैप्टर तो अभी बाकी रिवाइज कराने हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो धीरे धीरे याद हो जाए। लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए 90% बेसिक को छोड़ दो, बेसिक जैसे एंगुलर मोमेंटम का, इन सब का अगर छोड़ दूं तो 90% फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए तुम्हें उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ किसी न किसी फोर्स या एनर्जी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हर 90% फिजिकल क्वांटिटी, हर नहीं बोल सकता, 90% फिजिकल क्वांटिटी फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले में आते हैं। तो अगर तुम्हें मैंने बोल दिया कि रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकालो, तो तुम याद करो रेसिस्टेंस कौन से फोर्स के फॉर्मूले में आता है, नहीं तो एनर्जी के फॉर्मूले में आता है। और अगर तुम ये याद कर पाए तो एनर्जी देखो, जैसे होता हीट, H बराबर I² RT, सबसे इजी है यहां से रेसिस्टेंस का डायमेंशन, हीट एनर्जी mL2 T-2 एम्पियर का स्क्वायर इंटू TR हो गया, यहां से R का डायमेंशन एक लाइन में आ जाएगा, इन दोनों को उधर भेज दो, तो mL2 T इधर जाएगा तो T-3 A-2। क्या ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आ गया, हाँ। क्या ये भी आपको पता था, हाँ पता था फॉर्मूला। क्या डायमेंशन याद था, नहीं। निकाल पाओगे, यस। तो मैं यही कह रहा हूं, तो अब मैं डायमेंशन कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, कैलकुलेट तो तुम खुद कर लोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से फोर्स एनर्जी के फॉर्मूले में आती है, ये तो दिखा दूं। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F बराबर G m1m2/r², यहां से G का डायमेंशन एक लाइन में आएगा। सर कैसे आएगा, देखो ये G बराबर फोर्स है, हाँ फोर्स है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो L², और ये m इंटू m स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो m का पावर 2, यही तो कैपिटल G है। तो कैपिटल G का डायमेंशन क्या आ जाएगा, mL T-2 होता है फोर्स, और L2 है तो L का पावर 3 बटा m स्क्वायर,
इस एम स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो m का पावर -1 L3t-2 ये आ गया कैपिटल G का। फोर्स कांस्टेंट का तो F बराबर kx, तो k बराबर हो जाएगा F बाई एक्स, तो फोर्स बाई एक्स कर दो, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा mt-2, क्योंकि L से इधर L कट जाएगा, फोर्स में होता है mlt-2, तो mlt-2 से और इधर L से कट जाएगा तो mt-2 बचेगा। जैसे परमिएबिलिटी, तो फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर देखो ये होता है, यहाँ से परमिएबिलिटी का आ जाएगा। जैसे तुम्हें एप्सिलॉन नॉट का चाहिए तो फोर्स का डायमेंशन पता है, चार्ज हो जाएगा, देखो करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज बराबर हो जाता है करंट इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टी, एटी है ना, क्योंकि करंट फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है, तो क्यू को तुम लिख सकते हो IT, तो IT आ जाएगा, ये डिस्टेंस है और ये F है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, सॉरी बाप रे बाप, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डायमेंशन निकलेगा, कितने लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन याद है कमेंट करके बताना, और कितने लोग 1 सेकंड में निकाल लेंगे। तो याद वाले नहीं आएंगे यहाँ पे सामने, लेकिन 1 सेकंड में निकालने वाले बहुत लोग आएंगे। कैसे? F बराबर क्यू ही, फोर्स का डायमेंशन जानते हैं, का चार्ज हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। F बराबर क्यू वी से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी से ईटा आ जाएगा। F बराबर S इंटू एल सर्फेस टेंशन वाला है। तो यहाँ पे देखो जैसे G का डायमेंशन आप यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का देखो K बराबर हो जाएगा F बाई एक्स mt-2, और यही तुम्हारा सरफेस टेंशन का भी होता है। F बराबर क्यू ई, तो E बराबर हो जाएगा F बाई क्यू, फोर्स हो गया mlt-2 और ये हो गया एम्पियर इंटू टाइम, तो ये हो गया ml, ये t-3 और a-1, क्लियर है क्या? जैसे F बराबर क्यू वी भी, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा F बाई क्यू वी, वेरी इजी। या इससे भी निकाल सकते हो, F बराबर IBL, बिल आएगा, तो B बराबर हो गया F बटा IL। देखो ध्यान से, mlt-2 फोर्स होता है, करंट एम्पियर, करंट का डायमेंशन एम्पियर और लेंथ का L से L कटेगा, mt-2 a-1। कहीं स्लिपिंग मिस्टेक मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो घबराना मत। ईटा बराबर देखो F बटा 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता RV, सरफेस टेंशन यहां से निकल जाएगा। देखिए जैसे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहां से निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट देखो 4 पाई तो डायमेंशन लेस है, हाँ एप्सिलॉन नॉट के यहाँ ले जाओ, तो यह आएगा चार्ज का स्क्वायर FR स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, F हो जाएगा mlt-2 इंटू L स्क्वायर। क्लियर है, समझ गए? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का डायमेंशन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, याद रखना, प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। स्ट्रेस, यहाँ से म्यू नॉट का डायमेंशन परमिएबिलिटी आ जाएगा, परमिएबिलिटी बराबर 4 पाई का डायमेंशन होता नहीं, FR बटा करंट का स्क्वायर इंटू डी, तो ये से ये कट जाएगा, तो mlt-2 a-2 ये आंसर आ गया। mlt-2 परमिएबिलिटी का डायमेंशन आ गया। E बराबर HF, यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट बहुत काम आता है, प्लैंक कांस्टेंट देख लीजिएगा, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी हो गया ml2t-2 बटा फ्रीक्वेंसी हो गया t-1, t-1 से t-2 घटेगा, ml2t-1 होता है। पर ये हम निकाल लेते खुद, कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, मैंने निकाल दिया, प्रलय थोड़ी ना आ जाएगा यार। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहां से निकाल सकते हो, एनर्जी बाई केल्विन आएगा, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन तो दिख रहा है, ml2t-2 एनर्जी k-1, ये नीचे चला जाएगा। पावर का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-3, जैसे कैपेसिटेंस का पूछ दिया, तो E बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, तो C बराबर आएगा क्यू स्क्वायर बाई E, क्यू हो गया तेरा a स्क्वायर t स्क्वायर और एनर्जी हो गया ml2t-2, बहुत इजी है। जैसे रेसिस्टेंस का देखो, एनर्जी बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो आर बराबर हो गया ई बटा आई स्क्वायर टी, पीवी बराबर एन आर टी, ये पीवी प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी हो गया। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का पूछेगा, तो देखो हीट फ्लो पर सेकेंड मतलब एनर्जी ml2t-2 एनर्जी बाई टी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एरिया का L स्क्वायर, केल्विन का K बटा लेंथ का L, ये केल्विन है, केल्विन को तुम थीटा से भी लिख सकते हो, थीटा इसका डायमेंशन आ जाता है। तो यहां से डायमेंशन निकाल लो, ये K का, ये L से L स्क्वायर कटेगा, L आएगा, फिर सॉल्व कर लो, K का डायमेंशन आ गया। थर्मल कंडक्टिविटी, इंडक्टेंस E बराबर Li स्क्वायर, यहां से L बराबर हो जाएगा एनर्जी का एनर्जी बटा आई स्क्वायर, U बराबर एनर्जी स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, स्ट्रेन तुम्हारा डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेस और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगा, प्रेशर कितना हो जाएगा ml-1t-2। कैसे सर, ये तो नहीं समझ में आया? अरे एनर्जी होता है ml2t-2 और तुम डिवाइड कर दोगे एनर्जी डेंसिटी मतलब वॉल्यूम से, तो यही आएगा, स्ट्रेस बराबर गामा इंटू स्ट्रेन होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है?
मैग्नेटिक फ्लक्स कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो बिल से, बी बराबर फोर्स बराबर होता है बिल, तो बी बराबर हो गया एफ बाई आई एल, बी बराबर हो गया एफ बाई आई एल इंटू ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकल जाएगा। अच्छा एक चीज एल सी और आर के टर्म्स में बहुत सारे डायमेंशन बनते हैं और नीट और जेईई में कई बार पूछे गए हैं, उसका जोरदार एमआर स्टार यहां से देखिएगा, देखो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है ना, और ओमेगा एल भी तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसका यूनिट होता है ओम, और कैपेसिटेंस एक्सी, देखो बेटा एक्सएल होता है ओमेगा एल ओम, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी ओम, और रेसिस्टेंस होता है ओम, ये हम जानते हैं क्या एसी के कंसेप्ट से, हाँ तो हम लिख सकते हैं आर बराबर ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। अब खेलते रहो, तो कैसे खेले, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका डायमेंशन होता है टी का पावर -1 होता है, तो इन दोनों को बराबर रखो, आर बाई एल बराबर ओमेगा, ओमेगा होता है टी का पावर -1 और फ्रीक्वेंसी, आर बाई एल फ्रीक्वेंसी होता है, तो टी बराबर हो जाएगा एल बाई आर, इसको और इसको बराबर रखो, इसको और इसको बराबर रखो, तो 1 अपॉन ओमेगा बराबर आर सी, इसको और इसको बराबर रखोगे तो सी उधर चला गया, 1 अपॉन ओमेगा बराबर आर सी, हाँ 1 अपॉन ओमेगा तो टाइम है, तो टी बराबर आर सी। अब मुझे रुक के एक चीज बताओ रुक के, कि तुम सबका डायमेंशन 1 सेकंड में निकाल पाओगे कि याद रखोगे, बताओ, बोलो निकाल लोगे डायमेंशन 1 सेकंड में निकाल लोगे कि तुमको याद रखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा, मैंने बोला था नीट के पीवाईक्यू नहीं कराऊंगा, मैं नहीं करा रहा, मैं तुमको बस मेमोराइज करा रहा हूं, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि भाई डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस 2007 में पूछा था, सेल्फ इंडक्टेंस 89 में पूछा था, परमिएबिलिटी तीनों निकलवा दिया 91 में पूछा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड 99 में पूछा था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेनी टाइम्स पूछा है, मेनी टाइम्स, और मैं तुम्हें बताऊं हर साल की नीट के पेपर में इसकी डायमेंशन यूज हुई है, लगभग 90%। डायमेंशन फॉर्मूला ये बेटा बस ऐसे ही दे दिया मैंने, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, कैपेसिटेंस, परमिटिविटी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इनटू लेंथ, मोमेंटम होता है तेरा ml t-1, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इनटू l, तो ये हो जाएगा ml2 t-1, ये प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर आता है। लेटेंट हीट बराबर ml, l है तेरा लेटेंट हीट, तो l बराबर हो गया q/m, एनर्जी बटा मास, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये लिखना जरूरी है, तुम भूल जाओगे नहीं तो, क्या डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना पड़ेगा। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, प्लेन एंगल डायमेंशनलेस होता है, सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होता है, पॉइजन रेशियो डायमेंशनलेस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रिलेटिव परमिएबिलिटी, प्योर नंबर, इफिशिएंसी, करंट वोल्टेज पावर गेन, लेंथ ग्रेडियंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका डायमेंशनलेस है। और 2-4 फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल होंगे, आप बता सकते हो कि इस 14 के अलावा और 2 और है डायमेंशनलेस, आप ऐड कर सकते हो। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनलेस, रेशियो ऑफ सेम physical quantity is dimensionless, ratio of same physical quantity is dimensionless। अब आइए धुआंधार सवाल करने की बारी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बताना है। सॉलिड एंगल हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, ये तो सही हो गया। रिलेटिव डेंसिटी हैज नीदर यूनिट नॉर डायमेंशन, रिलेटिव डेंसिटी के पास यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होते, ये भी सही है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी सही लग रहा है। रेनॉल्ड्स नंबर हैव ए यूनिट, नहीं ये गलत लग रहा है। इसका आंसर मेरे हिसाब से डी जाना चाहिए, क्योंकि जी का तो हमने निकाला ना, एफ मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो गया रिलेटिव डेंसिटी आरडी, डेंसिटी ऑफ मैटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डायमेंशन और यूनिटलेस होता है। आंसर चला जाएगा इसका 4। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, जेईई मेन 2022 का सवाल है। क्या आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। स्क्रीन पॉज करके खुद करो, अच्छा सवाल है, बेकार सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है, स्क्रीन पॉज करके करो। अब देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डी के कांस्टेंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया तेरा, अभी मैंने बताया वेलोसिटी बाय लेंथ, तो होगा LT-1 बटा L, T-1 फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और डी के कांस्टेंट क्या होता है, तो रेट ऑफ डी के dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा एन। केमिस्ट्री में पढ़ना ही है, तो वो फिजिक्स हटा दिया तो नहीं पूछेगा, तो केमिस्ट्री में पढ़ना है, मैं बता दूं, तो डायमेंशन पूछ सकता है लैम्डा, तो n से n तो कट जाएगा, तो लैम्डा इज 1/t,
मतलब टी का पावर -1, दोनों का डायमेंशन सेम है। बिन्स कांस्टेंट एंड स्टीफेंस कांस्टेंट याद है, बिन्स कांस्टेंट होता है लेमडा बी बाई टी, ये बिन्स कांस्टेंट का डायमेंशन आएगा लेंथ इनटू टेम्परेचर, और स्टीफेंस कांस्टेंट होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज सिग्मा टी का पावर 4, इसमें एनर्जी और टेम्परेचर का पावर 4 आता है, दोनों अलग अलग है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है बेटा ओमेगा, ओमेगा का डायमेंशन है t-1, और एंगुलर मोमेंटम तो भाई एल आरपी हो गए, दोनों अलग है। वेव नंबर एंड एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर डायमेंशनलेस है, ये नंबर है, प्योर नंबर है, लेकिन वेव नंबर डायमेंशनलेस नहीं होता। बड़ा अच्छा सवाल हो गया ये, बड़ा अच्छा सवाल हो गया। वेव नंबर होता है बेटा 1/λ, और एंगुलर वेव नंबर होता है k 2π/λ, याद रखना ये एंगुलर वेव नंबर है। ये क्या है बेटा? एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, और ये सिंपल वेव नंबर है। कैसा लगा ये सवाल बताओ? मजा है? अच्छा, इसका एक आंसर निकाल लेना इज इजी, लेकिन पूरा एनालिसिस करना इज इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये तो डायमेंशनलेस है। पावर फैक्टर डायमेंशनलेस है। परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसका डायमेंशन होता है। क्वालिटी फैक्टर भी डायमेंशनलेस है, नॉट डायमेंशनलेस, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका सी। इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी। देखो, एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए मैंने इसको एक बार इंक्लूड कर दिया थ्योरी में। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, हाफ स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन पूरा फैक्टर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी b²/2μ0, हाफ एप्सिलॉन नॉट e², एनर्जी डेंसिटी nRT/v, इन सब का डायमेंशन सेम है। टर्म को ध्यान से देख लो, सबका डायमेंशन सेम है, सबका डायमेंशन सेम है। प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, b²/2μ0, हाफ एप्सिलॉन नॉट e², इन सब का डायमेंशन सेम है। बताओ एम स्टार का कलेक्शन कैसा लग रहा है? बताओ, एक लाइन प्लीज, एक लाइन प्लीज। डायमेंशनली एडिशन सब्ट्रैक्शन को इक्वल लेके सॉल्व करते हैं, डायमेंशनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को इक्वल लेके सॉल्व करते हैं। जैसे ये बहुत बड़ा एमआर स्टार है, क्या? जैसे कोई तुम्हारा एक्सप्रेशन है बेटा, कोई तुम्हारा एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो कि f बराबर 80 - bx + c²। अब तुम्हें a, b और c का डायमेंशन निकालना है। ये ऐसे सवाल नीट में आए, जेई में आए, बार बार आए, तुम्हें डायमेंशन निकालना है। तो मेरा एमआर स्टार क्या कहता है? मेरा एमआर स्टार क्या कहता है कि देखो, प्लस माइनस में कोई भेदभाव मत करो डायमेंशन। दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, तभी आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट और डिवाइड करने के लिए डायमेंशन सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है मास्टर कि डायमेंशन सेम होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, तो डायमेंशनली सबको बराबर लिख सकते हैं। f बराबर 80 बराबर bx बराबर c²। सर ऐसे तो c² बराबर f होगा तो c√f हो गया, हाँ खत्म। इसको इससे बराबर कर दो t आ जाएगा, इसको इसके साथ बराबर कर दो b आ जाएगा, इसको डायरेक्ट f के बराबर कर दो c आ जाएगा। और किसी भी डायमेंशनल फंक्शन को या क्वांटिटी को एक लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि डायमेंशनलेस चीजें कोई है तो उसका डायमेंशन होता है m0 l0 t0, और डायमेंशन का मतलब होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर। तो जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर 0 है तो किसी का भी पावर 0 1 होता है। तो किसी भी इक्वेशन में कोई डायमेंशनलेस टर्म है उसको 1 लिख देना, मजा आ जाएगा। क्लियर? जेईई मेन 2020 का सवाल है, क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया सवाल बनाने की कोशिश करा। क्या? देखो, अ क्वांटिटी x इज गिवन बाई, क्वांटिटी x इज गिवन बाई I f v² बटा WL का पावर 4, जहां पे I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होता है। फोर्स है, F फोर्स है, तो ये हो जाएगा ml t-2। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी हो जाएगा L2 t-2 बटा W क्या है? वर्क, एंड L है लेंथ, तो W वर्क हो जाएगा ml2 t-2 और L का पावर 4। अब बोला है कि इसका डायमेंशन किसके बराबर आएगा? सोचो, क्या जोरदार सवाल है। करो स्क्रीन पॉज और एक बार करो फटाफट। अब देखो, तुम्हारा m से m कट जाएगा तो सर ऊपर एक m बचेगा, वेरी गुड। l² और l² से l² कटेगा, और l से l का पावर 4 है तो l3 कटेगा, ऊपर जाएगा तो l का पावर -3 आ जाएगा। t-2 से t-2 कटेगा तो t-2 बचेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, एक l² यहां भी है भाई साहब, ये l² है तो ये l3, तो l का पावर 1 तो l का पावर -1, तो m l का पावर -1 t का पावर -2। एनर्जी डेंसिटी देख लो, एनर्जी डेंसिटी यही तो होता है। एनर्जी हो गया ml2 t-2 और डेंसिटी मतलब वॉल्यूम L3, ये कट के l-1 आएगा, ml -1 t-2।
एनर्जी डेंसिटी थर्ड आंसर मैच कर रहा है। ये बढ़िया सवाल है, हालांकि AIPM ठीक है लेकिन फिर भी मैंने लिया है, एक बार खुद कर लो। बीच ऑफ द फ्लोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। ये होमवर्क है तुम्हारा स्लाइड 28। तो भाई 10 स्लाइड में एक होमवर्क तो दे ही सकता हूं ना, तो मुश्किल से 10 होमवर्क मिलेंगे। चलो ये जेईई मेन का सवाल है, इसको करते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। स्क्रीन पॉज करो, अटेम्प्ट करो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करो, बहुत ईजी है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, तो mt-2 आएगा, बी का mt-2 आएगा, mt-2, बी का चौथा, बी का पहला गलत है, बी का दूसरा गलत है, बी का तीसरा गलत है, बी का चौथा सही है, डी आंसर आएगा। यहाँ डी लिखा हुआ है ये तो कॉमेडी हो गया। और मैं तुम्हें बताऊं तो जेई का पूछा हुआ सवाल है ये, जेई 23 का, मतलब ये कॉमेडी हो गया कि नहीं हो गया बताओ? जेई कॉमेडी हो गया, बोलो ये हैशटैग चाहिए मुझे आज, जेई कॉमेडी हो गया। अब पूरा पूरा पढ़ लेता, अब अभी नहीं, अगर जेई एडवांस एक लाइन में करके दिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, पूरा पढ़ भाई। जेई कॉमेडी हो गया, जेई कॉमेडी हो गया। अभी देख, अभी तो देख, इधर देख, ये जेई मेन 2022 है ना, देख टॉर्क स्ट्रेस लैटेंट हीट पावर, तो पावर तेरा होता है स्ट्रेस, चल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी का हो गया चौथा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी का हो गया चौथा, बी का हो गया एस, बी का हो गया, बी का क्यू, बी का एस सही है, बी का पी, बी का आर। अरे भाई साहब अरे मिला ले यार, एक आ रहेगा क्या, टॉर्क 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 न्यूटन मीटर, हाँ कॉमेडी हो गया भाई, जेई मेन तो कॉमेडी हो गया, पूरा मान जाएंगे जेई वाले, कॉमेडी हो गया। डी का पी, डी का पी, डी का पी, डी पावर है, तो न्यूटन मीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क पर यूनिट टाइम पावर, सही है, जेई कॉमेडी हो गया। बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैव द सेम डायमेंशन फार्मूला। बल्क मॉडुलस एंड एनर्जी डेंसिटी सेम डायमेंशन फार्मूला होता है, ये सभी पढ़ा है। लेटेंट हीट एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, लेटेंट हीट क्या होता है, Q बराबर ml, और Q हो गया ml2T-2 इंटू m, और ये लेटेंट हीट L अलग है, ये एक कैपिटल L है लेटेंट हीट, m से m कट गया तो L2T-2, L2-1 का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, सही है रे। स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट नहीं अलग होता है, Q बराबर mst होता है, ये स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ml होता है, अलग आएगा। तो बोथ A एंड B इज आंसर, डी आएगा तुम्हारा आंसर। अच्छा सवाल था ये, बताओ तुम ही बताओ, अच्छा सवाल था कि नहीं। वर्क बराबर टॉर्क इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट फिजिकली। वर्क बराबर टॉर्क, तो वर्क होता है फोर्स इंटू लेंथ और टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो ये डायमेंशनली तो सेम है बट नॉट फिजिकली सेम नहीं, सही तो है, ये करेक्ट है। डायमेंशनली तो डायमेंशन सेम है, दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन सेम है तो फिजिकली सेम हो ये जरूरी नहीं है। डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन इंश्योर इट्स फिजिकल करेक्टनेस, नहीं, ये गलत है, डज नॉट इंश्योर। डायमेंशनली करेक्ट है तो बेस है, फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत है, पहला आपका सही है। तो A is true बट R is false, सी आना चाहिए, इसका आंसर नहीं है क्या, सी आना चाहिए। डायमेंशन 1/μ0 शुड बी इक्वल टू, ये बताओ, ये तुम्हारा होमवर्क है, हालांकि आसान है, हम कर लेते हैं। μ0 बराबर होगा, इसका रूट बराबर होगा C, तो रूट को उधर ले जाओगे तो 1/μ0 हो गया C² मतलब L2T-2, तो ये होगा L² बटा T², सी आंसर आ जाएगा। पहले नेक्स्ट देखिए, जेईई मेन 2021 क्या सवाल है उसको समझना पहले। ELmg डिनोटेड द क्वांटिटी एनर्जी, E फॉर एनर्जी, L फॉर एंगुलर मोमेंटम, M फॉर मास एंड G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन डायमेंशन ऑफ P इन द फॉर्मेट इज P बराबर E L² M का पावर 5 G², ये डायमेंशन क्या होगा पूछा है। एक मिनट रुक के मुझे बताओ, ये बहुत मुश्किल सवाल है क्या, नहीं अभी तक जैसा हमने पढ़ा हुआ है सही सवाल है क्या। एनर्जी का डायमेंशन लिख दो, लेंथ का लिख दो, मास का लिख दो, जी का लिख दो, ये सब यहाँ पे पुट कर दो। एनर्जी का तुम नहीं जानते हो, ml2T-2 आएगा, हाँ सर हम कर लेंगे। होमवर्क स्लाइड 34 जेई का सवाल है, और जेई कॉमेडी हो गया कि नहीं बताओ। नेक्स्ट जेई मेन 2020 का सवाल है, एक क्वांटिटी f क्वांटिटी है, बताया नहीं क्या है, f इज रूट अंडर hc का पावर 5/g, ठीक है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट। देन डायमेंशन ऑफ इसको करेंगे। h का जो डायमेंशन होता है याद करो ml2T-1, क्योंकि एनर्जी बटा टाइम यही आएगा, और c है तेरा L_T-1 का पावर 5 मतलब L5 और t का पावर -5 बटा g हो जाएगा m-1 L3T-2। ये डायमेंशन अगर याद नहीं है तो 10 बार लिख के hg का याद कर लो, हर बार काम आता है, का रूट
यहां से m का पावर -1 और m ऊपर जाके m स्क्वायर बन जाएगा, अरे कटेगा थोड़ी ना, -1 m है, ये ऊपर जाएगा तो m और m स्क्वायर। L3 है, L5 है, तो 3 से अगर 5 को काटूंगा तो ये L2 आएगा, L2 L का पावर 4, t का पावर -2 t का पावर -3, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये भी तो है t का पावर -1, तो t का पावर -6 बन गया, -5 -1 -6 में से -2 जाएगा -4, तो रूट के बाहर निकालोगे तो m L2 t -2, ये तो एनर्जी बन गया, m L2 t -2 एनर्जी के डायमेंशन के बराबर आएगा। बताओ, अच्छा ऐसे इसको पेशेंटली सॉल्व करने में कितने लाइन लगे, और 2, ये तो एक्सप्रेशन है, CGH का डायमेंशन रखा, इसको सॉल्व करके दिखाइए आगे, 2 लाइन, जेई कॉमेडी हो गया। बताओ आगे देखो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अभी मैंने तुम्हें बताया फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू कूलम, इजी है एकदम। और देखो ये नीट 23 में भी 22 2020 में भी सवाल आया था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो उसके डायमेंशन के बारे में क्या कहोगे, अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट के बारे में क्या कहोगे, इस तरह के कॉम्बिनेशन से सवाल पूछते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मैंने एक तुमको टेबल बता दिया, क्या टेबल, टेबल में 4 सवाल है, एक्चुअल में टेबल क्या है, 4 सवाल है, क्या है, तो ये क्वेश्चंस लिखा हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, एक फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो उसके डायमेंशन के बारे में आप क्या कहोगे, यूनिट है तो डायमेंशन के बारे में क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन के बारे में क्या कहोगे, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, डायमेंशन है तो यूनिट के बारे में क्या कहोगे, फिजिकल क्वांटिटी हैव डज नॉट हैव डायमेंशन, डायमेंशन है ही नहीं तो फिर तुम यूनिट के बारे में क्या कहोगे, ये तुम्हें आंसर करना है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर करना है, ये क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है सर। तो इसमें तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका मैंने तुम्हें बताया, नीचे फूलों का दुकान ऊपर गोरी का मकान, ध्यान से देखिएगा, हैशटैग नीचे फूलों का दुकान ऊपर गोरी का मकान। अब तुम किसी को ढूंढ रहे हो गोरी को अपने, तुम्हें गोरी नहीं मिल रही है, तो मैंने तुम्हें हिंट दिया, और आपको पता है मेरी गोरी का, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें हिंट दिया कि तुम्हारी गोरी का जो घर है ना वो 1st फ्लोर पे है, और दुनिया में तो 1st फ्लोर बहुत होंगे, तो मैंने तुम्हें दूसरा हिंट दिया कि गोरी वही रहती है जहां पे नीचे फूल की दुकान है, हाँ नीचे फूल की दुकान है तो ऊपर गोरी रहती है, हाँ तो क्या हर फूल की दुकान के ऊपर गोरी होगी, तो आप ही तो बोला फूल की दुकान है तो ऊपर गोरी, अरे यार तेरी गोरी एक ही है कि 10,000 है, फूल की दुकान तो बहुत सारी होंगी, पॉइंट। तो फिर सर, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, अब मैंने बोला कि फूल का दुकान है, फूल का दुकान, सॉरी दुकान नहीं है, दुकान नहीं है, अब मान ले कहीं फूल का दुकान ही नहीं है तो क्या ऊपर गोरी होगी, ना ना ना, अगर ये नहीं है तो ऊपर नहीं होगी, नो 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 गोरी, नो गोरी, नो गोरी, नीचे फूल का दुकान नहीं तो गोरी, नो गोरी, नो गोरी, और नीचे फूल का दुकान है, फूल का दुकान है, दुकान है, बताओ ऊपर गोरी होगी, ये तो पता करना पड़ेगा, तो उसी घर में जाके देखोगे ना कि गोरी है कि नहीं, जहां नीचे फूल की दुकान है, अगर फूल की दुकान नहीं है, नीचे वो है ही नहीं तो गोरी ऊपर नहीं होगी, अब फूल की दुकान है तो मे बी गोरी, मे बी गोरी, अच्छा मान लो ऊपर गोरी है, गोरी है तो नीचे मस्ट फूल की दुकान, तो पक्का है कि नीचे फूल की दुकान होगी तभी तो ऊपर गोरी होगी, मस्ट भी फूल की दुकान, फूल की दुकान, अच्छा ऊपर गोरी नहीं है, किसने बोला कि अरे यार 1st फ्लोर पे देखा ऊपर गोरी नहीं है, गोरी नहीं है तो नीचे फूल की दुकान होगी कि नहीं होगी, गोरी नहीं है तो नीचे फूल की दुकान हो ही सकती है, हजारों फूल की दुकान होंगे जहां पे गोरी नहीं होगी, अगर गोरी नहीं है तो नीचे फूल की दुकान मे भी, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर नीचे वाला नहीं है तो ऊपर तो नहीं ही होगा, नीचे वाला है तो ऊपर हो सकता है, अगर ऊपर है तो नीचे वाला होगा ही होगा, अगर ऊपर नहीं है तो नीचे वाला हो भी सकता है। 2 मिनट ध्यान से सुनना इसको, मजा आ जाएगा। अब मैंने बोला कि एक यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, यूनिट ही नहीं है ही नहीं, नीचे वाला ही नहीं है तो ऊपर वाला डायमेंशन लेस होगा, मस्ट बी डायमेंशन लेस, मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, ये है तो मे बी डायमेंशन, यूनिट है तो मे बी डायमेंशन, जैसे सॉलिड एंगल, गोरी है मतलब डायमेंशन है, गोरी है तो नीचे फूल की दुकान तो होगी, अच्छा गोरी नहीं है जैसे डायमेंशन लेस है तो मे बी यूनिट, जैसे सॉलिड एंगल, जैसे सॉलिड एंगल। अब देखो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, देखो मे हैव डायमेंशन, मे बी डायमेंशनलेस, मे हैव डायमेंशन और मे बी डायमेंशनलेस, यूनिट है, नीचे फूल की दुकान तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, नीचे यूनिट नहीं है, फूल की दुकान नहीं है, मस्ट बी डायमेंशनलेस, डज नॉट हैव डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, डायमेंशन है मस्ट हैव यूनिट, और डायमेंशन नहीं है तो मे हैव यूनिट, मे और मे नॉट हैव यूनिट। बोलो समझ में आएगी नहीं है, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं। स्टूडेंट डिस्कसिंग द
प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, दिस फार्मूला इज, अरे बहुत सुंदर, स्क्रीन पॉज करके इसको करो, स्क्रीन पॉज करके इसको करो, बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सवाल है, करो। अब स्टूडेंट डिस्कस कर रहा है किसी प्रॉपर्टी के बारे में, वो स्पीड ऑफ लाइट, बोला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, बराबर कर दिया उसने। तो बराबर डायमेंशनली तो कर सकते हो, लेकिन फिजिकली मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो अलग होती है, तो डायमेंशनली तो लिखना सही है, स्टेटमेंट डायमेंशनली करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली रॉन्ग है, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। तो क्या बोलोगे, बोथ ए एंड सी। ये डायमेंशनली सही है तो पहला आंसर आ गया, डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली गलत तो नहीं है, बट न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि वी बराबर सी थोड़ी ना होता है, मीडियम में अलग होता है स्पीड। देखो आंसर डी आएगा इसका, तो मजा आएगा नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट डायमेंशन मे हैव सेम यूनिट, टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन है, मे हैव सेम यूनिट, नहीं, अगर डायमेंशन उसका अलग है, डिफरेंट डायमेंशन है, तो यूनिट भी अलग होगा, सेम यूनिट नहीं हो सकता है, कहीं नहीं मिलेगा। टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट मे हैव सेम डायमेंशन, टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट मे हैव सेम डायमेंशन, नहीं, यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस, यूनिटलेस है तो मस्ट बी डायमेंशनल, ये सही लग रहा है मुझे। टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक मिनट सोचने दे, टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट मे हैव सेम डायमेंशन, डिफरेंट यूनिट है, ये सही हो सकता है। कैसे? एग्जांपल देता हूं, टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट मे हैव सेम डायमेंशन, जैसे जैसे सॉलिड एंगल एंड एंगल, तो एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टीरेडियन, दोनों का यूनिट डिफरेंट है, हाँ डायमेंशन तो सेम है, m0 l0 t0, ये भी तो एक डायमेंशन हुआ ना सर, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस होने का मतलब कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो मेरे हिसाब से बी एंड सी तुम्हारा आंसर जाना चाहिए, बोथ सी एंड डी। तो ये नहीं हो जाएगा, टू फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट डायमेंशन, नहीं, डिफरेंट डायमेंशन है तो उसका यूनिट भी डिफरेंट होगा ही होगा, लेकिन टू फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट यूनिट है, मे हैव सेम डायमेंशन। जैसे यूनिट में देखो न्यूटन मीटर होता है तुम्हारा टॉर्क का एंड वर्क का, नहीं, इसी एक ही एग्जांपल आएगा, ये भी सही लग रहा मुझे। टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट मे हैव सेम डायमेंशन, यस, डिफरेंट यूनिट है तो यूनिट तो डिफरेंट है, मे हैव सेम डायमेंशन, तो डायमेंशन सेम ही तो है, डायमेंशन लेस होना दोनों का, तो डायमेंशन सेम ही हुआ ना दोनों का, फिर सी या डी जाएगा इसका, बी एंड सी जाएगा, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट देख, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी डायमेंशनलेस, अगर तुम्हारा यूनिटलेस है तो मे बी डायमेंशनलेस, ट्रू फॉल्स बताइए, ट्रू फॉल्स, और ये अगर चार सही हो गए ना तो समझोगे डायमेंशन कॉन्सेप्चुअली तुम एकदम स्ट्रांग हो गए। स्क्रीन पॉज करके पहले खुद करो इसको, फिर मैं कराता हूं, स्क्रीन पॉज करो, कर लिया, आप सुनो, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी डायमेंशनलेस, फॉल्स है, क्योंकि अगर यूनिटलेस है, नीचे फूल की दुकान है ही नहीं तो ऊपर गोरी का मकान नहीं होगा, यूनिटलेस है तो मस्ट भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। मे बी डायमेंशनलेस का मतलब है कि शायद डायमेंशन हो भी सकता है, अगर यूनिटलेस है तो डायमेंशन नहीं होगा, फॉल्स आ गया। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी यूनिटलेस, डायमेंशनलेस है, ऊपर नहीं है तो नीचे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये ट्रू है। A physical quantity have unit, then it may have dimension. Physical quantity have unit, then it may have dimension. ये भी true है। अगर नीचे है तो ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। Physical quantity have dimension, must have unit. Dimension है तो unit होगा, true आएगा। Physical quantity have dimension, ऊपर है तो नीचे होगा ही, must सही है। A physical quantity have unit, have unit. A physical quantity have unit, unit है तो dimension may be dimension, may have dimension सही है। मस्ट डायमेंशन नहीं बोल सकते, डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी डायमेंशनलेस, तो यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी डायमेंशनलेस का मतलब है इफ यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं हो सकता है, नहीं होगा ही, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फिजिकल करेक्टनेस और डायमेंशनली करेक्टनेस, तो न्यूमेरिकली करेक्टनेस। तो कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हारा डायमेंशनली सही है, जैसे वर्क बराबर टाइम, सॉरी वर्क बराबर टॉर्क, तो डायमेंशनली सही है, लेकिन वर्क और टॉर्क फिजिकली तो सही नहीं है, तो डायमेंशनली सही होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली सही हो जाए। जैसे एस बराबर यूटी प्लस 3/2 AT स्क्वायर, क्या डायमेंशनली सही है, हाँ 200%। देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, AT स्क्वायर होता है, डायमेंशनली सही है,
ये फिजिकली सही है? नहीं सर, फिजिकली सही नहीं है, क्योंकि 3/2 तो नहीं आता, हाफ होता है। तो यहां भी नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान दौड़ के लगेगा। कैसे? अगर कोई इक्वेशन तुम्हारा न्यूमेरिक डायमेंशनली सही है तो फिजिकली सही हो, ये जरूरी नहीं है। डायमेंशनली सही है तो फिजिकली सही हो सकता है, डायमेंशनली गलत है तो फिजिकली गलत ही होगा। डायमेंशनली ही गलत हो गया तो फिजिकली कैसे सही करोगे? डायमेंशनली गलत इक्वेशन कभी फिजिकली सही नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा फिजिकली सही है तो पक्का डायमेंशनली सही होगा, अगर फिजिकली गलत है तो डायमेंशनली सही भी हो सकता है। इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिजिकली रॉन्ग होगा, मस्ट बी फिजिकली रॉन्ग। अगर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली भी तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। देखो मे और मे नॉट। इक्वेशन इज फिजिकली रॉन्ग, इक्वेशन अगर फिजिकली रॉन्ग है, जैसे फिजिकली रॉन्ग है, डायमेंशनली सही हो सकता है, मे बी डायमेंशनली करेक्ट। अगर तुम्हारा इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली मस्ट करेक्ट होगा, मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। एक्स एन एथ बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, ये डायमेंशनली सही है कि नहीं? एकदम सही है, 200%। कई लोग इसको बोलते हैं डायमेंशनली गलत है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली सही है। आप किताब में पढ़ते हो, इससे सवाल करते हो, मतलब सही है न्यूमेरिकली फिजिकली, तो डायमेंशनली भी सही होगा। कोई इक्वेशन अगर न्यूमेरिकली और फिजिकली सही है, फिजिकली सही है, ऊपर है तो नीचे वाला होगा ही, ऊपर अगर नहीं है तो नीचे वाला हो सकता है, और नीचे है तो ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं है तो ऊपर नहीं होगा। क्लियर कट मैसेज है एकदम, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम का डायमेंशन देखो, ये मैंने बताया L/R RC रूट LC, इसका तुम्हें लॉजिक भी मैंने बता दिया हुआ है, ये तो हो गया। फोर्स इज नॉट एडेड विद प्रेशर, हाँ सही है, फोर्स इज नॉट एडेड विद प्रेशर, क्योंकि फोर्स और प्रेशर का डायमेंशन अलग है तो ऐड नहीं कर सकते। क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन आर नॉट एडेड और सब्ट्रैक्ट, एकदम सही है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ए, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कंसीडर फिजिकल क्वांटिटी ए बी रिलेटेड एज, अब ये सवाल देखो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी रिलेटेड ईच अदर एज ई बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए इंटू टी, वेयर ई एक्स एंड टी हैव डायमेंशन ऑफ एनर्जी लेंथ एंड टाइम, देन डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी इज। एकदम फ्रेश नया सवाल तुम्हारे लिख के लाया हूं, ए इंटू बी का डायमेंशन क्या हो। स्क्रीन पॉज करके थोड़ा करो, सुनो मैं जो कह रहा हूं, कान नाक मुंह सब खोल के सुनना। सर कहो सुनेंगे। सबसे पहली बात देख, यहाँ पे माइनस है तो इक्वल टू डिवीजन को छोड़, दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी सब्ट्रैक्ट कर सकता है जब दोनों का डायमेंशन सेम रहा। मतलब b का डायमेंशन तेरा आ गया एक्स स्क्वायर, मतलब l का पावर 2, दैट्स इट। तो जो b का डायमेंशन है वही b माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा। b है एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। वे लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर घटेगा, लेंथ का स्क्वायर आएगा। सर मतलब ये हुआ कि e बराबर तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई ए टी। हाँ सर, तो a ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ई टी, एक्स स्क्वायर बाई ई टी। ये आ गया, ये आपका a आ गया और ये b है, तो a b हो जाएगा आपका एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बटा m L2 t माइनस 2 इंटू टी। का डायमेंशन मैच करा लो, b आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जेई मेन 2024 है, क्या है? फोर्स F बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी का पावर हाफ, वेयर एक्स इज डिस्टेंस, टी इज टाइम, देन डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कोई इक्वेशन है, एक बात दिमाग में रख लेना, कोई इक्वेशन है, अगर मुझे उसमें डायमेंशनली कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना है, अगर कोई इक्वेशन है और मुझे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता करना है, आपको क्या करना है कि प्लस माइनस सबको बराबर कर दो डायमेंशनली, और कोई डायमेंशन लेस है तो उसको 1 लिख देना। अब F बराबर ए एक्स स्क्वायर बराबर बी टी का पावर हाफ, तो A आ गया तेरा F बटा एक्स स्क्वायर और B आ गया तेरा F बटा टी का पावर हाफ, बस। बी स्क्वायर बाई ए बोला है, हाँ तो बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर बटा टी, बी है, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंपल ए क्या हो जाएगा? नीचे एफ बटा एक्स स्क्वायर ही आएगा। एफ से एफ स्क्वायर काटोगे, एफ का मतलब एम एल टी माइनस 2 और एल स्क्वायर बाई टी, तो जाएगा एम एल 3, ये टी ऊपर जाएगा टी माइनस 3, एम एल 3 टी माइनस 3 कुछ है, एम एल 3 टी माइनस 3, ए इज योर आंसर। सोचो बताओ, जे मेन कॉमेडी हो गया कि नहीं हो गया? देखो 2 लाइन का कैलकुलेशन है, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ। नेक्स्ट देखो, spherical ball is moving in a viscous medium. If the viscous force acting on the ball is proportional to speed of the ball, then dimension of the proportional constant. Viscous force
एक्टिंग ऑन द बॉल इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, प्रोपोर्शनल टू स्पीड, देन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, देख प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, ए बराबर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के इंटू वी आ जाएगा, तो के बराबर हो गया एफ बाई वी, एफ हो गया तेरा एम एल टी माइनस टू और ये हो गया एल टी माइनस वन, एल से एल कटेगा, ये टी माइनस वन से टी माइनस वन, तो एम टी माइनस वन आंसर आ जाएगा, एम टी माइनस वन, एम टी माइनस वन। सर लेकिन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन तो जीरो आना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन जीरो नहीं होता, डायमेंशनलेस नहीं होता हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जैसे एफ बराबर एच एफ, ये भी तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये भी तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, क्या डायमेंशनलेस है? ये भी तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, क्या ये डायमेंशनलेस है? नहीं सर, ये डायमेंशनलेस नहीं है। क्लियर है क्या? आगे देखिए, ये जेई मेन का सवाल है, क्या x प्लस ए बाई वाई स्क्वायर वाई माइनस बी, देखो x प्लस ए बाई वन, नहीं ये मैंने खुद लिखा है, शायद मिक्स हो गया ना भाई, ए x प्लस ए बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी बराबर आर टी, पर x इज प्रेशर वाई एंड r इज कांस्टेंट, देन a बाई b का डायमेंशन करो। क्या तूने बाद में प्रोडक्ट करी है? ये x प्लस ए बाई वाई स्क्वायर के साथ तूने इसको प्रोडक्ट करा बराबर ये लिखा, इससे कोई डैश फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों को ऐड किया है ना, इन दोनों को, जिसको दोनों को ऐड किया ना, ये इसके साथ प्योरली ऐड हो रहा है, डायमेंशनली बराबर लिख सकते हो। मतलब तुम लिख सकते हो a बराबर एक्स वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया, प्लस को बराबर लिख देंगे, तो x बराबर a बाई वाई स्क्वायर, तो a बराबर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और y बराबर हो जाएगा b। अब तुम्हें क्या पूछा? a बाई बी, तो ये रहा a एक्स वाई स्क्वायर बटा b हो जाएगा सिंपल y, तो ये कट के y एक्स वाई आंसर आएगा। यहाँ पे x क्या है? x प्रेशर है, तो m l माइनस वन टी माइनस टू, और y क्या? y वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब L3, तो हो जाएगा m L3 और l माइनस वन L2 टी माइनस टू, b एनर्जी के बराबर आ रहा है, बिल्कुल m L2 टी माइनस टू एनर्जी होता है। जेईई मेन 2023, ये तेरा होमवर्क है, स्लाइड 49, स्लाइड 49 तो प्रैक्टिस करना भाई। अब ये सवाल है, इसको स्क्रीन पॉज करके करना, सवाल पूरा पढ़ना, अच्छे से करना, फटाफट स्क्रीन पॉज करके करो, ध्यान से। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन एंड द चेंज इन ओरिजिन एंड दिस डिस्टेंस, एंड फाइंड द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द ए एंड बी का डायमेंशन पूछे इन अ न्यू इक्वेशन। देखना, देख इसको ध्यान से देख, इसको ध्यान से देख, ये पूरा तेरा एक इक्वेशन है। हाँ सर इक्वेशन है, सुनना अच्छे से। तो डायरेक्टली x बराबर 80 लिख सकता है, डायरेक्टली x बराबर 80 लिख सकता है। सर लिख दिया, x बराबर 80 लिख दिया, तो यहां से a का डायमेंशन आ गया ना बेटा, x बाई टी, सर टी माइनस वन आ जाएगा। पहले देखना क्या है, द डायमेंशन ऑफ t इज गिवन एज t माइनस वन, तो x तो तेरा l हो जाएगा और डायमेंशन ऑफ t है t माइनस वन, t माइनस वन ऊपर जाएगा तो lt बनेगा, lt आंसर आना चाहिए, lt एक ही ऑप्शन में, बी इज योर करेक्ट आंसर। बता, अब तू कमेंट कर सकता है हैशटैग जेई कॉमेडी हो गया, जेई कॉमेडी हो गया। बता, नया सवाल का कॉम्बिनेशन, नया सवाल भी देखिए किया, ये किया, जेई किया, बता दो लाइन में सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी तो देख आगे। P Q R the physical quantity having different dimension, which of the following combination can never be a meaningful quantity। देखो P Q R तीनों अलग है, तो P और Q को मल्टीप्लाई करके हो सकता है R के डायमेंशन के बराबर आ जाए, तो ये तो मीनिंगफुल है। P R का प्रोडक्ट हो सकता है Q स्क्वायर के बराबर आ जाए, ये भी मीनिंगफुल है। लेकिन P माइनस क्यू एंड R प्लस क्यू, ये दोनों मीनिंगफुल नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ आंसर जाएगा आपका बी। देखो पहला दोनों मीनिंगफुल है, लेकिन अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम है तो आप इसको घटा नहीं सकते, है ना, डायमेंशन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आंसर आपका क्या जाएगा? बी। इफ x and a stand for the distance, then what value of n is given equation for the dimensionally correct axis। एक बात बताओ, ये इंटीग्रेशन ऊपर dx बटा रूट अंडर इतना 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 इतना, हमें इस पूरे इक्वेशन से मतलब नहीं है, तो मुझे ये बता कि इसको इसके साथ घटाया है क्या? हाँ, जहां पे सब्ट्रैक्शन वहां पे इक्वल लिख सकता है, और बाकी इक्वेशन को गोली मार दे, साल गोली मार दे, इक्वेशन को गोली मार दे, ना गोली मार दे, गोली मार दिया। ए भी लेंथ है, एक्स भी लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए ये लेंथ है, तो पावर बराबर होना चाहिए, n बराबर 2। ले गोली मार दे, गजब। द मेथड डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डायमेंशन एनालिसिस, अभी ये सवाल आगे आएगा, और ये थोड़ा पहले आ गया, ये सवाल अभी आएगा।
जैसे 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 तीन फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हैं और चौथे का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे ये है नीट 2016, नीट 2016 ये क्लास में भी मैंने कराया है। यहाँ पे एक सैंपल लेके आया हूं मैं, रिवाइज करा दूंगा इसको। तो क्लास का क्वेश्चन आपने बोला तो नहीं कराओगे, पाप हो गया ना बेटा, करा दिया तो क्लास का। सब एक जैसे नहीं होते हैं, किसी को जरूरत है तो कर लेने दे, तू स्किप कर ले 2 मिनट। प्लैंक कांस्टेंट h, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c and Newton law of gravity constant is g are the three fundamental constant which of the following combination of these has the dimension of length। इन तीनों को मिला के किसमें डायमेंशन ऑफ लेंथ आएगा? सुन, h का डायमेंशन होता है m L2t-1, एकदम क्लियर, एनर्जी बटा टाइम, सही है। और g का डायमेंशन होता है m-1 L3t-2, तू भी 4 बार लिखेगा याद हो जाएगा। c होता है Lt-1। मुझे डायमेंशन चाहिए लेंथ का, तो लेंथ h का पावर a या x बोल देता हूं, g का पावर y, c का पावर z। यहाँ पे h को, g को, c को पुट कर, फिर मास का इक्वेशन अलग बना ले, लेंथ का इक्वेशन अलग बना, सी का इक्वेशन अलग बना और कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख दे, आंसर आ जाएगा। एक बार जिसने अभी तक नहीं किया हुआ है इंटरनेट पे सॉल्यूशन देख लेना। अब मैं जो एम आर स्टार कहता हूं वो देखना, पूरा फील है एम आर स्टार का कि नहीं बताना। सर देखो, इधर एक लेंथ है, मतलब मास नहीं है, नहीं, टाइम भी नहीं है, नहीं, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में मास नहीं है, तो राइट हैंड साइड में मास नहीं होना चाहिए। सर देखो, सी का तो कोई मास से लेना देना है नहीं, तो सी को इग्नोर करो, सी को इग्नोर करो। एच में कितने मास है? सर एक मास है एम, और जी में कितने मास है? m-1। या एच और जी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मास मास ही उठाओ बस, m-L2t-1, चलो पूरा उठा लेता हूं, h अपॉन x, और g है m-1 L3t-2 अपॉन y। तो x और y का पावर सेम होना चाहिए, तभी तो मल्टी, जैसे x1 और y1 रख दिया तो सिंपल g इंटू एच बनेगा, g का पावर में -1, h का पावर m, तो m और -m कट जाएगा। तो पहली बात, x और y दोनों का पावर सेम होना चाहिए, जिसमें सेम है वो आंसर आएगा, मतलब दोनों मल्टीप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि h और g को अगर डिवाइड कर दिया, h बाई जी कर दिया, अगर h और g डिवाइड किया तो ये कटेगा मास से मास, नहीं ऊपर जाके तो प्लस हो जाएगा मास का पावर, यस, तो प्रोडक्ट होना चाहिए। h इंटू जी इसमें भी प्रोडक्ट है, h बाई जी ये गलत है, h इंटू जी इसमें प्रोडक्ट है, इसमें भी डिवीजन है, गलत है। मतलब क्या तुम्हें इतना सोचते ही इसमें मास -1 है, इसमें मास 1 है, क्या 2 ऑप्शन गलत हो गए? सर मजा आ गया, लो तो बहुत बढ़िया है सर। सर कैसे? तो खुद देखना, एच और जी देख, यहाँ प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात एच और जी रखेगा, एच और जी रखेगा, एच बाई जी और एच बाई जी कैंसिल हो गया, इसी में मास कटेगा बस, क्योंकि एक में मास है, एक में -1 है मास में। ओके सर, अब दोनों में रूट एच जी, हाँ तो रूट लगाना, एक्स और वाई की पावर हाफ आ गई ना, इसका मतलब रूट एच जी तो आंसर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे रूट एच जी करेगा तो एल स्क्वायर है ये और एल 3 है, तो टोटल एल कितने हो जाएंगे? 5, और रूट है तो एल का पावर 5/2। और तुम्हें कितने लेंथ चाहिए? सर एक लेंथ चाहिए मुझे, तो एल 5/2 में एक लेंथ कैसे आएगा? जब सी से डिवाइड कर, तो जब सी से डिवाइड करेगा तो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट Lt-1, यहाँ पे सी का पावर 5/2, तो सी का पावर 5/2 रखेगा तो एल का पावर 5/2 इंटू टी का पावर -5/2 हो जाएगा, अरे इसका पावर 5 रखेगा तो एल 5 और टी का पावर -5 आएगा, सॉरी सिंपल एल, हाँ 5/2 रख रहा है तो सी का पावर 5/2 रखेगा, देख जैसे यहाँ पे 5/2, तो एल का पावर 5/2, टी का पावर -5/2, तो सर एल से एल कट जाएगा, एल तो बचा ही नहीं, एल बस ऑप्शन 1 में बचेगा, खत्म। खुद करना है एक बार। अब ये सवाल जेईई मेन 2024 में पूछा, जिसने नीट का पेपर सॉल्व करके गया होगा उसको जेईई मेन में कितना फायदा होगा। देखो फिर क्या, ये मास है, मास को लिखा है K इज द डायमेंशनलेस, तो K डायमेंशनलेस है, इसको हटाओ, C का पावर P, G का पावर -1/2, H का पावर 1/2, ये इक्वेशन लिखा है, और बोला है कि P की वैल्यू क्या होगी अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है। तो देखो बेटा, इधर मास है, मास का पावर 1, L नहीं है, टाइम नहीं है, इज इक्वल टू C है तेरा Lt-1 का पावर P, G है तेरा m-1 L, G और H का पावर उसने बता दिया, तो G होता है m-1 L3t-2 का पावर हाफ, और H होता है m-L2t-1 का पावर H का पावर हाफ दिया। क्लियर है? हाँ, हमें क्या करना है कि एक मास रखना है, तो मास तो रह ही गया, P का वैल्यू चाहिए हमें इस इक्वेशन में। एक लाइन देखना, आंसर आ रहा होगा तुम्हारा। सर क्या, इधर लेंथ का पावर क्या है? 0, तो 0 बराबर, इधर लेंथ का पावर क्या है? सर P,
इसमें लेंथ का पावर क्या है सर 3 और ये पावर हाफ है तो 3/2 3/2। इसमें लेंथ का पावर क्या है सर 2 L स्क्वायर का पावर हाफ मतलब L 1 + 1। अरे भाई L का पावर P L का पावर 3/2 L का पावर 1 तो L L बेस से में तो पावर को ऐड कर दोगे और इधर पावर क्या L का 0 ये बचा। तो सर L का पावर 0 है ना तो L का पावर ये L का पावर 0 तो इसके बराबर 0 रख दूं। हाँ तो P और ये 3/2 + 1 एक मिनट कुछ गलत अच्छा G का पावर -हाफ ये बेटा -हाफ L का पावर 3 -3/2 आएगा ये -3/2 आएगा। तो P -3/2 + 1 बराबर 0 -3/2 में 1 ऐड करोगे तो -हाफ आएगा तो P -हाफ बराबर 0 तो P बराबर हाफ ये आंसर आ गया। नहीं समझे ये बोला है कि मास बराबर ये है मास बराबर ये है मास बराबर ये है ये मास है L0 T0 है। C का पावर B G का पावर -हाफ H का पावर हाफ दिया हुआ है तो C का डायमेंशन LT -1 का पावर B G का पावर G का डायमेंशन ये और H का डायमेंशन मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ लेंथ निकालो L का पावर P L का पावर 3 और -हाफ तो L का पावर -3/2 देखो L का पावर P L का पावर -3/2 और इधर L का पावर 2 बटा मल्टीप्लाई हाफ L1 L का पावर 1 तो 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 3/2 में 1 ऐड करोगे क्या होगा -3/2 में 1 ऐड करोगे -हाफ तो P -हाफ बराबर 0 तो P बराबर हाफ आंसर आ गया। बताओ जी कॉमेडी हो गया कि नहीं। जेई मेन 2023 का सवाल है अब आएगा मजा। ये जेई मेन है ना अभी जेई एडवांस पे जाऊंगा। जेई मेन है ना देख इफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट c यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक कांस्टेंट h देख कितनी बार काम आ गया। देन डायमेंशन ऑफ मास इन न्यू सिस्टम मतलब मास काटना नहीं है हमें पहले लेंथ काटना था नीट वाले में कि हमें लेंथ का डायमेंशन चाहिए यहाँ पे मास ही चाहिए तो मास बराबर लिखोगे c का पावर x मान लो g का पावर y मान लो h का पावर z मान लो यही करना है। हाँ सर अब एक बात बताओ तुम्हें लेंथ तो काटना है हाँ लेंथ नहीं चाहिए टाइम नहीं चाहिए लेकिन मास चाहिए ओके तो तुम लिख सकते हो m L0 T0 बराबर c है LT -1 का पावर x g है बेटा m -1 और L3T -2 का पावर y और h है m L2 T -1 का पावर z। अब एक बात तू खुद सोच इधर मास रखना है इसमें तो मास है नहीं तो x इसको तो गोली मार c का पावर जो भी है इसको गोली मार तो ये देख इधर मास m का पावर 1 है यहां पे और यहां पे दोनों में m का पावर देख -y आ रहा m का पावर तेरा क्या आ रहा z आ रहा तो यहां पे लिखेगा अगर m का पावर देखेगा तो -y + z है क्लियर है। हाँ सर -y + z इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए सिर्फ यही तो किया मैंने। यहाँ पे m का पावर -1 है ये y है तो m का पावर -y m का पावर z इसमें m है नहीं इज इक्वल टू इधर 1 है तो ये लिख सकता है कि हाँ। अब सोच यहाँ पे h का पावर हाफ है c का पावर g का पावर 1 है h का पावर हाफ और g का पावर 1 h का पावर z माना था हमने यहाँ पे हाँ z की वैल्यू क्या है हाफ है और g का y माना था तो g का y की वैल्यू 1 है y को 1 रख -1 और z को तू हाफ रख क्या ये सॉल्व करके 1 आएगा नहीं तो ये गलत है। और वैसे भी h का पावर हाफ और g का पावर 1 g में मास -1 होता है और पावर 1 रखोगे तो मास g में मास -1 होता है और सिंपल तूने g लिखा है g का पावर 1 मतलब g तो यहां से मास -1 आएगा और h में एक होता है मास और वहां पावर हाफ है तो m हाफ आएगा। क्या इन दोनों को प्रोडक्ट करके m1 आ रहा है नहीं हाफ और -1 तो -हाफ आएगा। सिमिलरली यहां पे देख h का पावर -हाफ g का पावर हाफ h का पावर h में एक मास होता है पावर हाफ मतलब -हाफ आ जाएगा क्योंकि h में क्या होता है मास 1 होता है h में मास 1 होता है और यहाँ पे h का पावर -हाफ है मतलब मास का पावर -हाफ और g में भी मास तुम्हारा क्या होता है -1 और g का पावर हाफ है मतलब m का पावर -हाफ होगा। अरे g का पावर हाफ रखोगे g में क्या है m -1 है पावर हाफ रखोगे तो m का पावर -हाफ और h में एक मास है -1/2 रखोगे तो ये आएगा क्या ऐसे मास तुम्हारा m1 आ रहा है नहीं सर तो गलत आ रहा है ये भी गलत हो गया h हाफ g -1 तो देखो h का पावर हाफ तो सही हो गया यार कैसे एग्जैक्टली इसका उल्टा है। हाँ तो डायमेंशन इसमें m का पावर -1 आ रहा था इसमें m का पावर 1 आ जाएगा और तुम्हें मास ही तो चाहिए मतलब ये तेरा आंसर आ गया खत्म ये नहीं होगा आंसर। h में एक मास होता है h का पावर 1 है तो मास का पावर 1
और जी में मास -1 होता है, पावर -1 है, मतलब मास खुद -1 होता है, -1 m1 आ जाएगा। m1 m1 मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है m²। तो अभी मास का स्क्वायर बन रहा, तो गलत हो गया ना, तो डी आंसर आ गया तेरा यार, सही है एकदम, ये भी करने की जरूरत नहीं बनी। नहीं समझा? जेई 2023 का सवाल है ना, फिर समझा। कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन एकदम मजा आ जाएगा। और ऐसे सवाल नीट में आए हैं लगातार कई बार। देख, सी तेरा है LT-1, हाँ सर जानते हैं। जी तेरा है M-1 L3T-2 और H है तेरा ML2T-1, यही है आंसर है। तुम्हें क्या चाहिए? M चाहिए, मास ही चाहिए, लेंथ और टाइम नहीं चाहिए। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हें मास का पावर 1 बनना चाहिए। अब मास का पावर 1 बनाने के लिए सी में तो मास है ही नहीं, तो सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो लेकिन सी तो है ऑप्शन में। अरे सी लेंथ काटने के लिए आ रहा है, मास बनाने के लिए थोड़ी ना आ रहा है। मास 1 चाहिए तो इसके पास मास तो है ही नहीं ना, नहीं तो मास देगा नहीं तो मास काटेगा। सर समझ गए? जी में मास -1 है और एच में मास 1 है। अगर एच का पावर हाफ रखा तो मास का पावर हाफ आएगा। सर हाँ, और जी का पावर 1 रखा, इसका पावर 1 रखूंगा तो m -1 है तो m-1 आएगा। क्या ये मास बनेगा? नहीं, बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे, हाफ -1 माइनस हाफ आएगा, गलत है। यहां पे H1, H में खुद m होता है और G में -1 है, m का पावर -1, पावर में माइनस है तो m-1 क्या हो जाएगा? m² आएगा, दोनों नहीं आया। H -हाफ और G -हाफ, तो H में मास 1 होता है, पावर कर दोगे तो -हाफ आएगा। और जी में m का पावर -1 होता है, पावर हाफ करोगे तो m-हाफ, ये करोगे m-1 आएगा, गलत हो गया, डी आंसर है। अब बता जेई कॉमेडी हुआ कि नहीं, बता। अभी तो रुक, ये देख, मास m, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज द फंडामेंटल, देन डायमेंशन ऑफ फोर्स। अच्छा नहीं, वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए ना, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स में क्या होता है? ml-2। हाँ, तुम्हें चाहिए मास, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। अब देख, फोर्स में एक मास है, वेलोसिटी और टाइम में तो मास है नहीं, तो m का पावर तेरा 1 आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक फील भाई, इसको दिल में उतारना होगा। देख, तुम्हें फोर्स का डायमेंशन चाहिए मास, वेलोसिटी और टाइम में। तो फोर्स में कितने मास है? एक मास है, और मास अकेला एक मास दे देगा। वेलोसिटी और टाइम में ना तो मास है तो ना तो मास देगा, नहीं मास काटेगा, इसलिए m1 ही होना चाहिए। देखो ये गलत हो गए दोनों। फोर्स में एक मास है तो m² कैसे कर लो, वेलोसिटी और टाइम में तो मास है नहीं, तो मास का स्क्वायर नहीं आ गया। सब थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। अब देख, फोर्स में चाहिए mlt-2, अब ये m आ गया, lt-1 आ गया, तो एक t से डिवाइड करे तभी तो t जाके -1 होगा। mbt-1, mbt-1, mbt नहीं बनेगा, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सीलरेशन होता है, वैसे भी देख सकता है। वेलोसिटी इनटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट होता है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स बनेगा नहीं। वेलोसिटी बाय टाइम, t-1 है तो बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स बनेगा। बताओ मोक्ष मिला कि नहीं? टाइम, एनर्जी एंड मोमेंटम टेकन एज द बेस क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ मास इज, देखो मास मुझे चाहिए, एनर्जी, टाइम और पी क्या है? मोमेंटम के टर्म्स में, इसके टर्म्स में, मोमेंटम टर्म्स में। इसको मान लेता हूं ए बी सी का पावर मान लेता हूं कुछ, उधर के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो अब मैं कैसे अरेंज करूं? तो सर अरेंज करते समय एक चीज ध्यान दो, टाइम तो टाइम आएगा, इसको मास में ले नहीं सकते आप। एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी में कितने लेंथ होते हैं? 2, और मोमेंटम में कितने लेंथ होते हैं? 1। तो इसका 2 लेंथ आएगा एनर्जी में, और मोमेंटम में 1 लेंथ आएगा, और तुम्हें लेंथ काटना है, लेंथ काटना है। तो ए और सी को पक्का डिवाइड करना पड़ेगा तभी लेंथ कटेगा, प्रोडक्ट करोगे तो नहीं कटेगा। तो एनर्जी एंड पावर जो भी आएगा उसका पावर निगेटिव होना चाहिए तभी तो डिवाइड होगा, निगेटिव पावर में नीचे चला जाता है। तो एनर्जी और पावर, एनर्जी और मोमेंटम का जो पावर है वो अपोजिट होनी चाहिए। जैसे जैसे E-p²t, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी में 2 लेंथ, मोमेंटम में 1 लेंथ, तो 2 लेंथ और मोमेंटम का स्क्वायर 2 लेंथ, क्योंकि इसमें 1 लेंथ है, स्क्वायर करो 2 लेंथ, लेंथ का पावर 4। लेकिन मुझे तो मास ही, लेंथ तो चाहिए नहीं, तो गजब खेला है। हाँ, p², ये भी गलत है। अब E² बटा p, तो E में होते हैं 2 लेंथ, 2 का होल स्क्वायर 4 लेंथ बटा 1, p²/E, तो p में एक होता है 1 लेंथ L², और बटा एनर्जी में 1 लेंथ होता है, तो E का पावर -1 मतलब नीचे एनर्जी, और एनर्जी में, सॉरी, एनर्जी में 2 लेंथ होता है, L² कट गया, मतलब लेंथ कट गया तो मास आ जाएगा। पहला आंसर है। ये जेई का सवाल है, ईयर नहीं लिखा है भाई, मेरे
तो गूगल कर लेना ना, मिल जाएगा। जेई क्वेश्चंस, जेई 2023-24 का सवाल है ये। बता, टाइम लगा ना 10 मिनट, कोई बात नहीं, बता, बोल बोल बोल, क्या चाहता है बोल, मजा आया कि नहीं आया बोल। जेई मेन 2023, ये होमवर्क देता हूं, ये होमवर्क देता हूं, स्लाइड 58, स्लाइड 58 होमवर्क है। अब मैं थोड़ा हिंट भी देता हूं, देख फ्रीक्वेंसी है ये, मतलब पावर -1 आएगा। अब लिक्विड ड्रॉप डिनोटेड इन द टर्म्स ऑफ आर, रेडियस, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी मतलब टी का पावर -1, किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस, मतलब रेडियस तो हो गया, लेंथ का पावर मान ले ए है, डेंसिटी मास अपॉन लेंथ होता है, डेंसिटी पावर बी है, सरफेस टेंशन mt-2 होता है, सरफेस टेंशन s का पावर c है मान ले। तो रेडियस में तो लेंथ है, सिर्फ लेंथ है, और इसमें मास अपॉन लेंथ है, मतलब टाइम तो इसमें आया ही नहीं, टाइम तो सिर्फ सरफेस टेंशन में आता है, टी का पावर -2। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन है mt का पावर -2, तो सरफेस टेंशन का पावर क्या होना चाहिए कि t- होना चाहिए। ये टाइम देगा नहीं, ये टाइम देगा नहीं, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, टाइम देगा नहीं, 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 एक ही टाइम देगा। इधर t का पावर -1 है, इसका पावर हाफ कर दे, क्योंकि पावर -2 से हाफ को मल्टीप्लाई करेगा, कट के t का पावर -1, मतलब इसका पावर हाफ आना चाहिए। ये सही है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये सही है, ये सही है, वो 3 सही आ गया। इसका पावर सी, देखे यहाँ पे लिखा है, मैंने सही लिखा, इसका पावर सी, ये 3 सही है। अच्छा एक काम कर, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए ना, हाँ इधर लेंथ है, हाँ इधर तेरा क्या आएगा मास, और इसमें आएगा मास। मुझे मास कितना चाहिए सर? 0 चाहिए, इसमें एक मास है और इसमें भी एक मास है, पक्का दोनों का पावर अपोजिट होगा, तभी तो डिवाइड होके मास कटेगा। इसमें मास है, मास अपॉन लेंथ का क्यूब का पावर b, इसमें मास का पावर 1 है, इसमें मास का पावर 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं कटेगा। डिवाइड करने के लिए एक का पावर पॉजिटिव, एक का निगेटिव होना चाहिए, दोनों का पावर पॉजिटिव ये नहीं हो सकता। ये पेयर सही है, ये पेयर सही है। सर मजा आगे लो, आगे थोड़ा सा सोच कि तुम्हें लेंथ भी तो काटना है, हाँ तो इसमें एक लेंथ है और इसमें बटा लेंथ है, तो मल्टीप्लाई होकर लेंथ कट जाएगा, मतलब इन दोनों का पावर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों का पावर क्या होना चाहिए, मतलब सेम नेचर में होना चाहिए, मैं वो कह रहा हूं। तो यहाँ तो अपोजिट है, अपोजिट होके तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके मास मल्टीप्लाई, गलत हो गया, तुम्हारा आंसर ये है। सर इतना हम कैसे सोचेंगे? अरे तू सोच लेगा भाई, ये दिख नहीं रहा, इसमें टाइम है नहीं, इसमें टाइम है नहीं, टाइम इसी में है, दिख नहीं रहा ये। अच्छा बता, इसमें मास है, इसमें मास है, इधर मास मुझे काटना है, तो इसका मास पावर 1, इसमें भी मास पावर 1, तो मल्टीप्लाई ही होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर, सॉरी मल्टीप्लाई होकर मास ऐड हो जाएगा, मास काटना तो डिवाइड होगा, डिवाइड देखो इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा डिवाइड। समझ में आया क्या? मोमेंटम, एरिया एंड टाइम, देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकाल ले, F बराबर था 6 पाई ईटा आर वीटी, तो ये तो डायमेंशन ले सकते, तो ईटा बराबर हो जाएगा F बाई आर वीटी, यहां से डायमेंशन निकाल लो तुम ईटा का, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। ये स्लाइड एक्चुअल में स्लाइड 59 तुम्हारा होमवर्क हो गया, तो मैंने करा दिया, इसको मिटा देता हूँ, 59 तुम्हारा होमवर्क हो गया बेटा। ये जेई मेन 2019 क्या है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है बेटा mt-2, इनर्शिया होता है तेरा ml स्क्वायर, एंड प्लैंक कांस्टेंट होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट ml2t-1। इसको अरेंज करके डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम चाहिए। बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इन तीनों को अरेंज करके मुझे लीनियर मोमेंटम मतलब mlt-1 चाहिए, तीनों को अरेंज करके, तीनों को अरेंज करके मुझे ये चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सुनो, सबसे पहले देखो कि मास तीनों में अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा, टाइम दो ही में है, किसमें है टाइम? s में है और h में है। हमें क्या चाहिए? t का पावर -1 चाहिए, तो टाइम के टर्म्स में चेक कर लो। जैसे देखो s का पावर 3/2, s में टाइम -2 है, 3/2 रखोगे, तो s में खुद है t-2 और पावर 3/2 रख रहे हो, 3/2 रख रहे हो, तो t का पावर -3 आ गया। i में है नहीं, i को चेक मत करो, h का पावर 0 है, तो h में टाइम तुमने लिया ही नहीं, तो टाइम t-3 है, t-3 तो आता नहीं है, t-1 आता है, तो गलत हो गया। ये s का पावर हाफ है, s में खुद होता है t-2, पावर हाफ करोगे तो 1/2 करोगे तो t का पावर -1 आएगा, और h लिया नहीं तो t का पावर -1 आना चाहिए, आ रहा है इसमें। इसमें s का पावर हाफ करोगे तो t का पावर -1 और h का पावर -1,
टी में टी माइनस वन है, पावर माइनस वन करोगे तो टी आ जाएगा, तो टी कट रहा है, लेकिन हमें टी चाहिए, तो ये गलत हो गया। एस का पावर हाफ, एच का पावर माइनस वन नहीं आ रहा, ये आंसर आ गया। जे 2019 का सवाल है, आंसर आ गया, दूसरा है एस हाफ आई वन एच का पावर जीरो। मैं क्या कह रहा हूं, तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कर, तो ऐसा सोच, ये एस है, ये आई है, ये एच है, तो समझ गया। अगर मैं इन तीनों को अरेंज करके ये निकालूं तो मुझे एक मास चाहिए, तो इन तीनों में ये एक मास है ना, अरेंज करना मुश्किल होगा। तो बात तो सही कह रहा हूं। अच्छा, लेंथ इस दो में है, लेंथ इस दो में है, तो इस दो को मिला के लेंथ तुम निकाल सकते थे। जैसे आई में एक लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर है, और एच में लेंथ का स्क्वायर है, इसमें लेंथ है नहीं, तो इन दोनों को मिला के तुम्हें एक लेंथ चाहिए। ऐसे कर ले सॉल्व, इन दोनों को मिला के तुम्हें एक लेंथ चाहिए। हाँ सर, एक ही लेंथ चाहिए दोनों को मिला के। चलो करते हैं, एक लेंथ चाहिए। तो अगर तुम यहां पे जाते हो, आई और एच देखना है, तो आई का पावर हाफ एच जीरो, एक लेंथ इसमें आ रहा, आई का पावर हाफ एच जीरो, एक लेंथ इसमें भी आ रहा, आई का पावर हाफ एच माइनस वन, इसमें एक लेंथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आई का पावर हाफ रखोगे तो एक लेंथ, और माइनस वन रखोगे तो बटा दो लेंथ नीचे आ जाएगा, तो ये नहीं मैच कर, ये भी नहीं मैच कर रहा। तो लेंथ के हिसाब से दो मैच किया, और टाइम के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ एक ही मैच कर रहा है। क्लियर है क्या? सिर्फ उसमें टाइम या मास निकाल। जैसे स्पीड ऑफ द प्रोड्यूस्ड HO2 स्लाइड V is equal to this where lambda 0 are the wavelength of the oscillation due to gravity and density। ये तुम्हारा स्लाइड 61 होमवर्क है, इसका आंसर भी डी दिया हुआ है, देख लेना सॉल्व करके। ये तुम्हें क्लास में कराया, नीट का क्वेश्चन है, स्लाइड 62 होमवर्क है, घबराना नहीं है। इसमें बच्चा 90% इसलिए नहीं कर पाया कि ई स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है उसको समझ नहीं आया। अरे बराबर ए बराबर होता है चार्ज का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। हाँ, तो ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बचा, तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। एफ होता है एम एल और एल स्क्वायर, L3 T माइनस 2, ये डायमेंशन है इसका, ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। उसके बाद तुम्हारा है क्या, जी एन सी, तो जी हो गया तेरा ये m माइनस वन L3 T माइनस 2, और c हो गया तेरा LT माइनस 1। यही तीन तो बने, c g और ये। अब तुम्हें किसका डायमेंशन चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन, लेंथ चाहिए। देख यहाँ पे लेंथ का चाहिए, तो लेंथ कैसे बनेगा सर? लेंथ बनेगा मतलब मास काटना है। हाँ, मास कैसे कटेगा, इसमें एक मास है, इसमें एक मास माइनस वन है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ई स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट और जी मल्टीप्लाई होना चाहिए। ई स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट जी मल्टीप्लाई है, ई स्क्वायर बटा 4 जी डिवाइड है, ये नहीं होगा। जी ई स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट, जी स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई। अब यहां पे क्या किया, जी और ये मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है, मास तो कट जाएगा। जी में लेंथ है 3 और इसमें लेंथ है 3, तो दोनों मिला के लेंथ क्या हो जाएगा 6। देखो ना, ये जी का डायमेंशन में सिर्फ लेंथ लोगे और ई का डायमेंशन सिर्फ लेंथ लोगे तो 6 आएगा, बटा सी में एक लेंथ है, एक लेंथ कट के 5 लेंथ आएगा। कि हाँ, तुम्हें तो एक ही लेंथ चाहिए था, ये गलत। अब देखो बेटा, जी और ये पूरा मिला के कितनी लेंथ आएगी, लेंथ देखेंगे, जी में 3 है, इसमें 3 है, तो लेंथ का पावर 6 का पावर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये जो भी लेंथ बनेगा सी में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो ही नहीं सकता आंसर। इसमें भी लेंथ, इसमें भी लेंथ, इसमें भी लेंथ, तो बहुत सारे लेंथ नहीं आ जाएंगे, खुद देख। हाँ सर, ये आंसर है, खत्म, ये आंसर है भाई। ये तुम्हारा होमवर्क है, स्लाइड 63, स्लाइड 63। मेथड ऑफ द डायमेंशन कैन नॉट अप्लाई टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो, थ्री फिजिकल क्वांटिटी इन विच टू हैव सेम डायमेंशन। जैसे मान लो तुम कहते हो कि टॉर्क एंड एनर्जी एंड टाइम को फंडामेंटल मान लिया, तो फोर्स का डायमेंशन बताओ। ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि टॉर्क और एनर्जी दोनों का सेम डायमेंशन है, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी तो भी नहीं कर सकते, तो आंसर चला जाएगा आपका डी। ये जो डायमेंशन एनालिसिस आप अप्लाई नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। अब ये जेई एडवांस 2023 का सवाल है, ध्यान सुनिएगा, बहुत रिस्क ले रहे हो। जेई एडवांस 2023 का सवाल है, तब छोड़ देते ना, ये तो नहीं आएगा एग्जाम, यहां नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। लेकिन चलो ये स्किप कर देना पार्ट बेटा, है ना। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा, यंग मॉडुलस मतलब एनर्जी डेंसिटी होता है ml माइनस 1 t माइनस 1 t माइनस 2, ये डायमेंशन है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 3 क्वांटिटी नेमली द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट c। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो c का पावर अल्फा मतलब lt माइनस 1 होता है c का पावर अल्फा, h होता है तुम्हारा m l2 t माइनस 1 का पावर बीटा, और g होता है m माइनस 1 l3 t माइनस 2 का पावर गामा। अब उसने बोला कि इसमें से कौन सा सही है,
ठीक है, देखते हैं। अब एक बात बताओ, इधर मुझे मास कितने चाहिए, एक, लेंथ कितने चाहिए -1, टाइम चाहिए 2। इधर मास चाहिए ना एक, सिर्फ मास के बारे में सोचो, मास का पावर 1। इसमें मास है नहीं, इसमें मास 1 बीटा है तो बीटा आएगा, और इसमें मास का पावर -1 गामा तो माइनस गामा आएगा। मतलब बीटा माइनस गामा तुम्हारा 1 आना चाहिए। और 4 ऑप्शन में बीटा और गामा की वैल्यू दी हुई है, बीटा -1 गामा -2, बीटा -1 और गामा -2 रखोगे तो ये माइनस पहले से 2 बराबर 1, 2 - 1 1 आ गया, तो सही बैठ रहा है इक्वेशन इसमें। सर इसमें भी सही बैठेगा, हाँ। बीटा -1 गामा 2 में नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, मतलब ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो ठीक है, समझ गया। अब एक बात बताओ, अल्फा का पावर 7, अगर मैं सिर्फ लेंथ के बारे में सोचूं तो लेंथ के बारे में सोचोगे तो ये आएगा तेरा एल का पावर अल्फा, मतलब एल का पावर अल्फा प्लस 2 बीटा, एल का पावर 2 बीटा, एल का पावर 3 गामा इज इक्वल टू -1। अब तुम्हें पता है कि बीटा -1 है, गामा -2 है, तो इसका पावर कंपेयर करोगे, लेंथ का पावर दोनों तरफ कंपेयर कर दो, तो अल्फा में निकालना है, बीटा हमने देख लिया, बीटा तुम्हारा -1 है तो -1 रखो तो -2 आ जाएगा, गामा -2 है तो -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। 3 2 5, एक मिनट, -2 रखोगे ना तो 3 दूना 6 है ना, 6 बराबर -1, तो -6 -2 -8 को उधर ले जाओ, तो अल्फा बराबर -8 -1, ये -8 उधर +8 -1, 7 आएगा, अल्फा 7 आना चाहिए, और अल्फा इसमें -7 है तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा। जे एडवांस का सवाल है। और यहाँ पे जो किया है ना वही मैं ओरली तुम्हें समझा रहा था, बाकी क्वेश्चंस में यहाँ पे जो किया है उसी को तो ओरली समझा रहा था। जैसे इधर कभी तुम्हें लेंथ चाहिए होता है इनके टर्म्स में, तो मास नहीं चाहिए तो मास को काटना है, मास को कैसे काटोगे, जब इसका और इसका पावर एग्जैक्टली सेम हो तो मास कट जाएगा। इसको 1 और 1 रख दो तो m का पावर 1, m का पावर -1 कट गया। जैसे इसको 2 2 रखोगे तो m का पावर 2 मतलब m², m का पावर -2 तो m² m -2 कट जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अब ये कह रहा है कि हमें ये चाहिए इसके टर्म्स में। सिर्फ मास हमने क्यों देखा, क्योंकि मास देखूंगा तो 2 ही देखना पड़ेगा, लेंथ देखूंगा तो तीनों में लेंथ है, टाइम तीनों में मास है। क्या जेई कॉमेडी हो गया कि नहीं बताओ, जेई एडवांस। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जैसे मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, देन फाइंड टाइम पीरियड। अब ये है एसएचएम का सवाल, लेकिन बड़े आराम से हम सोचे कि मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम तो होता है वेलोसिटी बटा एक्सीलरेशन, बिल्कुल a बराबर v/t, तो वेलोसिटी बाई एक्सीलरेशन। तो ऑसिलेटिंग पार्टिकल मैक्सिमम एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या है, अल्फा, तो अल्फा नीचे और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा ऊपर, तो बीटा बाई अल्फा ही तुम्हारा टाइम आएगा। अब बीटा बाई अल्फा एक ही ऑप्शन में बन रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं होगा, बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं होगा, अल्फा बाई बीटा नहीं होगा, टाइम तो यही बनेगा बीटा बाई अल्फा। देखो थर्ड आंसर। एक सवाल नीट 2015 में पूछा था, क्या पूछा था सर, कि कार इज मूविंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, देन फाइंड मैक्सिमम सेव वेलोसिटी। तो मैक्सिमम सेव वेलोसिटी होता है रूट अंडर rg इनटू 1 म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब उसने ये एक्सप्रेशन एनएलए में आपको पढ़ना है। अब उसने 4 ऑप्शन बनाए, एक तो ये बना लिया, तो म्यू और tan थीटा तो डायमेंशनलेस है। दूसरा ऑप्शन क्या बनाया, v बराबर रूट r बाई जी इंटू ये एक्सप्रेशन, तो डायमेंशनली गलत होता है ना। तो डायमेंशनली गलत क्यों, क्योंकि r रूट r बाई जी कभी वेलोसिटी बन ही नहीं सकती। तीसरा ऑप्शन बताया उसने क्या बनाया, रूट अंडर g बाई r, अरे g बाई r वेलोसिटी नहीं बनेगा, ये तो डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशन लेस को तो छोड़ो, इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए, v इज इक्वल टू रूट g बाई r आएगा क्या, करके देखो। g होता है एक्सीलरेशन lt-2 और r होता है l, l से l कटेगा, रूट अंडर t-2 बराबर t-1 आया। तो कहां डायमेंशनली मैच किया, कहां डायमेंशनली मैच किया। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इज सेम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, तो रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस का डायमेंशन निकाल के इसको चेक करो। बोथ हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम, बोथ हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, ये तो गलत है, दोनों का डायमेंशन ऑफ टाइम के बराबर नहीं होता। द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस सेम एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोथ हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, नहीं ये तो गलत है, दोनों का इंडिविजुअल डायमेंशन टाइम के बराबर नहीं होता, ये गलत है, ठीक है ना। बोथ असर्शन रीजन इज फॉल्स, नहीं असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मेरे हिसाब से ये आएगा थर्ड। डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस सेम एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक बार करो, तो ये करो, होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क देता हूं, स्लाइड 68 होमवर्क है, निकालो, ये थोड़ा
काम करना पड़ेगा। x and y are the distance along x and y axis respectively, then the dimension of the x and y distance। बेटा डिफरेंशिएशन में याद रखना कि d का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये होगा y बाई एक्स क्यूब, तो ये लेंथ और ये लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का पावर -2 सही है ये। डायमेंशन ऑफ दिस, देखो इसमें इंटीग्रल साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता, y एक लेंथ है और x एक लेंथ है, तो l स्क्वायर आएगा, इसमें l स्क्वायर आएगा, दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका दूसरा आंसर चला जाएगा तुम्हारा। The unit vector I, J and K cap have unit of distance and dimension इतना। देखो I, J, K cap ये डायरेक्शन को साइन है, इसका डिस्टेंस के बराबर यूनिट नहीं होता, गलत है। प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज अ न्यू स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज अ न्यू स्केलर, दोनों गलत है, बोथ एसेंशियल रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट, बहुत इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट डिजिट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इसमें जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 42.3 तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, 243.4 इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, वो भी सिग्निफिकेंट होता है। लीडिंग जीरो और जीरोज प्लेस टू लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर, नेवर अ सिग्निफिकेंट। ये देखो जैसे ये 0.0 है या 006 है या 004 है, इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये वाले जीरो विदाउट नॉन जीरो, इधर अगर नॉन जीरो नहीं होता है तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। जैसे ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 3 1 आएंगे इसमें। क्लियर है क्या? यहां देखो इसमें तुम्हारे 4 है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है, लेकिन पॉइंट से पहले बिना नॉन जीरो के इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे इसमें 4 हो गया, इसमें 6 हो गया। पावर में हम कितना भी लिखते हैं उसको सिग्निफिकेंट नहीं गिनते, डिजिट ही सिग्निफिकेंट होता है। एक बढ़िया मैंने मैट्रिक्स मैच का सवाल बना दिया, बढ़िया मैट्रिक्स मैच का सवाल बना दिया। स्क्रीन पॉज करके इसको खुद करिए, फिर आंसर मिलाइए। ये आपका होमवर्क नहीं है क्योंकि आंसर नीचे दिया हुआ है। क्या है इसमें, कितने सिग्निफिकेंट है? 4 होंगे। ये वाला सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा तुम्हारा, इसमें 3 होंगे। इसमें पॉइंट के बाद जितने जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, 6 होंगे। और इसमें पॉइंट ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगी, इधर नॉन जीरो नहीं है, तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 होंगे, ये आंसर आएगा। 1 का बी, 1 का बी, 2 का ए, 3 का 4, 4 का सी, ये रहा, हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट पे पीएचडी आप। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो जब एडिशन करते हो ना, तो एडिशन में हम मिनिमम डेसिमल प्लेस के टर्म्स में आंसर देते हैं। जैसे 2.431 है और इसको हम ऐड कर रहे हैं 4.1 से, तो जब हम ऐड करेंगे ना बेटा, जब हम ऐड करेंगे तो 1 1 रहेगा, 3 3 रहेगा, 4 1 5 हो जाएगा, 0.4 2 6, ये आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करते, हम इसमें डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं। इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आपका आंसर होगा, 6.5 आपका आंसर आएगा। जैसे देखिए 3.1421, 0.041, इसमें और 0.09, तो इसमें पॉइंट के बाद 4, इसमें 3 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, सबको जोड़ के ये आया। हम ये आंसर नहीं करेंगे, हम करेंगे 3.47, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक करेंगे। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट जितना होता है उसी के टर्म्स में आप आंसर करते हैं। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 4 5, इसमें 3, तो ये प्रोडक्ट करके आंसर आएगा, हम मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स में आंसर करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट काउंट करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम क्या काउंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं। चलिए इंस्ट्रूमेंट में देखो 3 मोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गोज। मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गोज। मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है 1 mm होता है, मीटर स्केल जो आपका स्टैंडर्ड है। वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 mm, स्क्रू गोज का 0.0 mm, ये स्टैंडर्ड है। वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है मिनिमम डिजिट कैन बी मेजर्ड और मैक्सिमम एरर कैन बी परफॉर्म, इट्स 1 MSD - 1 VSD, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्क्रू गोज का लिस्ट काउंट होता है पिच, पिच मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। भाई 80% सवाल तो इसी से हो जाते हैं, 80% सवाल तो इसी से हो जाते हैं। जब आप रीडिंग लोगे तो एक चीज ध्यान रखना, टोटल रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग और लिस्ट काउंट इनटू VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर आपका मेन स्केल के जीरो से, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का 0 आगे है, जब आप मैच कराते हो तो ये पॉजिटिव जीरो एरर माना जाता है। अगर वर्नियर स्केल का VS, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से आगे है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और अगर आपका मेन स्केल से वर्नियर स्केल का 0 पीछे है तो निगेटिव जीरो एरर होगा। और जीरो एरर चाहे कोई भी हो, वो देख लो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। कई बार सवाल में ही जीरो एरर तुम्हें दे दिया होता है। जीरो एरर को हमेशा घटाते हैं,
जीरो एरर को क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं, जीरो एरर को हमेशा घटाते हैं। ये है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट, इसकी कोई इतनी खास जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल देखना, क्या है 10 डिवीजन। अच्छा इसको करो आराम से एक बार, इसको आराम से एक बार करो, स्क्रीन पॉज करके करो। अभी अभी क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं, इसका बाद में आंसर नहीं बताना, अभी स्क्रीन पॉज करके इसको करो। होमवर्क मतलब बाद में कर सकते हो, क्लास वर्क मतलब अभी करना, इसको अभी करो, ठीक है सर। 10 divisions on a main scale of a vernier calipers coincide with the x division on a vernier scale. If each division of the main scale of the 5 unit and vernier constant को हम list count कहते हैं, vernier constant को हम क्या कहते हैं, list count कहते हैं, of the given scale is 5/11, find the value of x। बढ़िया सवाल, नया सवाल लिखा है मैंने भाई, मेरे नया सवाल लिखा है, ये लिखा है नया सवाल मैंने लिखा है, इन पॉज करके कर, सवाल हो जाए तो कहना कि इस बार मार दिया ढेला एमआर के मुंडी पे, एमआर को फोड़ दिया कर। तब देखो 10 डिवीजन एमएसडी वर्नियर 10 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड, ऑफ वर्नियर कैलिपर्स मतलब वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल एक्स डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एक्स वीएसडी के साथ कोइंसाइड कर। ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 5 यूनिट and the vernier constant list count is 5/11। तो लिस्ट काउंट तुम्हारा 5/11 है, जो कि लिस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD, MSD माइनस VSD। तो 5/11 मेन स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन MSD रहने दे, और एक VSD को क्या लिख सकते 10/x, 10 MSD बराबर x VSD, तो x को नीचे ले जा 10/x MSD। अरे इस VSD को क्या लिख सकता है 10/x MSD, MSD यहाँ पे बाहर आ जाएगा, x माइनस 10/x ऑफ MSD। एक MSD को तू 5 लिख सकता है, और ये 5/11, 5/11 इसकी वैल्यू है 5, तो 5 से 5 कटे 5/11 है, ये 5 से 5 कट गया, 11 यहां ले जा, 11x माइनस 110 बराबर x, 11x में x इधर आएगा तो 10x बराबर 110, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x बराबर 11, ये आ रहा है आंसर x बराबर। कैसा लगा सवाल, है वही ट्रेडिशनल चीज है, लेकिन मजेदार है कि नहीं है। देखो स्क्रू गॉज में देखो बेटा कहानी क्या होता है, स्क्रू गॉज क्या होता है, स्क्रू गॉज में इसको जब हम घुमाते हैं तो ये रेफरेंस लाइन है, इसका 0 यहाँ पे। अच्छा मान लो कि इस रेफरेंस लाइन से 0 ऊपर चला गया, 0 ऊपर चला गया, जैसे मान लो ये 5 है, 10 है, 15 है, 0 अगर ऊपर चला गया तो पॉजिटिव 0 काउंट होगा। मान लो 5, 10, 25 ये सब मैच कर रहा है तो क्या काउंट होगा, पॉजिटिव 0 है। मान लो इसके 50 डिवीजन है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 50 होता, अगर ये 0 नीचे है तो निगेटिव 0 होगा। इसमें क्या है कि ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, और ये सर्कुलर स्केल है। अगर मान ले कि रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का 0 है नीचे, ये मान ले 45, ये 40, ये 35, ये 5, ये 10, क्योंकि ऐसे घूमता है ना एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमता है, तो ये निगेटिव 0 एरर हो गया, निगेटिव 0 एरर हो गया। अगर 0 ऊपर है तो पॉजिटिव 0 एरर होगा। इसका लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, और रीडिंग होता है 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, और 0 एरर जो भी होगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना आसान है सोच, पिच देखिए, पिच रहे टोटल रीडिंग है, कितना आसान है। अब ये सवाल देख जेईई मेन 2020 यूजिंग स्क्रू गॉज, पिच इतना है, पिच मतलब ये लेंथ एंड 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल, द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड बी करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज। कोई भी हम रीडिंग लिखते हैं ना तो डेसिमल पॉइंट के बाद जिस डिजिट तक हम मेजर करते हैं वो उसका लिस्ट काउंट बताता है। जैसे इसका लिस्ट काउंट जो होगा ना बेटा वो होगा 0.001 सेंटीमीटर, तभी तक पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट तक जाके मेजर किया। इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। फिर सवाल क्या है, यूजिंग स्क्रू गॉज ऑफ पिच इतना एंड 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, स्क्रू गॉज पिच इतना, द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड बी करेक्टली रिकॉर्डेड एज। नहीं, कुछ गलत कर दिया यहाँ पे। लिस्ट काउंट जो होगा वो होगा पिच, तो पिच है 0.1 डिवाइडेड बाय 50 डिवीजन। इसको तुम लिख सकते हो 1। अच्छा ओ भाई साहब, इस बार जेईई ने रगड़ दिया, करो तो जरा, और जाने जाना करके दिखाओ तो जरा, ओ जाने जाना करके दिखाओ तो जरा। फिर जेईई ने रगड़ दिया, क्या जेईई ने रगड़ दिया, बढ़िया सवाल बना लो रे,
इसका लिस्ट काउंट हो रहा है 0.002। मतलब ये है कि ये पॉइंट के तीसरे डिजिट तक ये मेजर करेगा, लेकिन तीसरा डिजिट तेरा 2 के मल्टीपल में चलेगा। ये 0.002 इसका लिस्ट काउंट है। तो लास्ट वाला अगर 0.001 होता तो लास्ट में 1 के मल्टीपल में मेजर करते हैं। इसका आंसर बी आएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है ये। इन वर्नियर कैलिपर्स इफ पॉजिटिव एरर एग्जिस्ट while taking the measured reading then it will more than the actual reading. The zero error in vernier calipers might have happened due to the manufacturing defects. हाँ ये सही है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सही लग रहा है मुझे। दोनों सही क्यों लग रहा है कि मान ले ये तेरा एक वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें ये तेरा वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है, यहाँ है, जब ये मिल रहा है तब ये कहीं ना कहीं आगे है। अब जब रीडिंग लोगे तो एक्स्ट्रा इतना लेंथ मेजर करेगा ना, एक्चुअल रीडिंग जो ले रहे हो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा ही आएगा। बिल्कुल सही, इसका बी होना चाहिए, बी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, इन स्क्रू गर्स विथ पिच 0.5 mm, ठीक है, पिच इतना है 0.5 mm एंड अ सर्कुलर स्केल विथ 50 डिविजन्स, तो लिस्ट काउंट हो जाएगा पिच 0.5 mm डिवाइडेड बाई 50 डिवीजन, तो आएगा 0.01 mm। ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। Thickness of the sheet of the aluminum before the starting the measurement, it found that when the two jaws of the screw gauges are brought in contact, the 45th division coincide with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible. Zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and 25th division coincide with the main scale? पहले इसका ना रीडिंग निकालो, तो रीडिंग होता है तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग, देखो 0.5 mm आ गया। ये तो बोल रहा है द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, मेन स्केल रीडिंग 0.5 mm प्लस 25th डिवीजन मतलब 25th इंटू लिस्ट काउंट 0.01, तो ये हो जाएगा 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 0.25, तो 0.25 और 0.5 तो 75 mm, ये तेरा आ जाएगा रीडिंग, ये तेरा आ जाएगा रीडिंग। अब देखना है तेरा लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट यहाँ पे पॉजिटिव है कि निगेटिव है बता। देख जैसे बेटा ये तेरा एक स्केल है जिसका ये रेफरेंस लाइन है, और इस पे ये अगर जीरो यहाँ होता, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, 25, 30, 35, 40, 45 और इसी पे 50, तो टोटल 50वां डिवीजन जीरो डिवीजन में तो कोइंसाइड ही करेगा। अब वो कह रहा कि इसका 45 इससे मैच कर रहा, तो ये जीरो नीचे है, मतलब ये वाला तेरा गैप है। ओ तो जीरो नीचे मतलब निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, और वो जीरो रहेगा माइनस, ये गैप 5 का है 0.05 mm, और हमेशा जीरो को क्या करते हैं हम घटाते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस 0.1 मिनट 0.05 mm, 05 mm, तो ये हो जाएगा 7, 0.05, 5, 10, 0.8, ये आएगा आंसर बी। देखो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है ये लिखा है। अगर सेंटीमीटर में है, एमएम में, सबको एमएम में कन्वर्ट करो। आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, ये तो जानता है ना, सबको एमएम में कन्वर्ट करो। अगर वो मीटर स्केल से है तो मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 1 mm, स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.1 mm, और स्क्रू गॉज का होता है 0.01 mm। ठीक है ना, ये होमवर्क में लिख देना, स्लाइड 83 डन। स्लाइड 83 में डायरेक्ट लिखना डन, और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलो जेईई मेन 2021, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स a सेंटीमीटर and nth division of the vernier scale coincide with n-1 division of the main scale, मतलब NVSD coincide with n-1 of MSD। लिस्ट काउंट आपसे पूछा है, and 1 scale division is a vernier calipers is a सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स मतलब 1 MSD बराबर आपका है a सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, स्लाइड 84। स्लाइड 84 इज योर होमवर्क, आंसर आएगा इसका सी, करके देख लेना। मैंने बता दिया आंसर, कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। आंसर सी आ रहा है, बोल देना कंफर्म हो गया। ये एक बढ़िया सवाल है। इन अ 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का 5 रोटेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज इज 5 mm and there are the 50 total divisions on the circular scale, then least count is 0.001, तो least count is pitch by total division on the circular scale। ये सही है। अब बताओ कौन सा रिलेशन होगा।
इन 5 कंप्लीट रोटेशन द सर्कुलर स्केल द डिस्टेंस, स्क्रीन पॉज करके करो, ट्रेवल ऑन द मीन स्केल जितना, तो 5 रोटेशन में इतना घूमा है, तो एक रोटेशन में तो 1 ही mm घूमेगा, 1 mm/50, तो ये तो आएगा ही नहीं पिच, क्योंकि 0.002 आएगा। हाँ तो गलत है, लेकिन दूसरा सही है। आंसर आ रहा है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचो कैसा सवाल है, अच्छा सवाल है कि नहीं है। एक्यूरेसी समझना क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, इट इज द मेजर ऑफ, व्हाट इज एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ, तो ध्यान समझिएगा, एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू एंड क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। जैसे तुमने जो मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू के जितना पास होगा ना उतना एक्यूरेट होगा। सर अगर मेजर्ड वैल्यू नहीं है तो मोस्ट प्रिसाइज इज मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट प्रिसाइज क्या होता है, डेसिमल प्लेस के बाद जितने छोटे डिजिट तक जाके मेजर किया उसको मोस्ट प्रिसाइज कहते हैं। डेसिमल प्लेस के बाद जितने छोटे डिजिट तक जाके मेजर करेंगे उसको मोस्ट प्रिसाइज कहते हैं। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो मोस्ट प्रिसाइज ही मोस्ट एक्यूरेट होगा। देखिए सवाल, the mean length of the object is 5 centimeter, which of the following measured value is most precise। तुम्हें ट्रू वैल्यू पता है, ट्रू वैल्यू पता है, which of the following measured is most accurate, तो मोस्ट एक्यूरेट इसके सबसे पास कौन होगा, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 4.8 का डिफरेंस तो 0.2 का है, 5.25 तो 0.2 का है, 5.4 तो और ज्यादा है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट हो गया, मोस्ट एक्यूरेट हो गया, क्योंकि ये जो मेजर्ड वैल्यू है मैं ट्रू वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। और मोस्ट प्रिसाइज पूछता तो ये आंसर होता है, ये मोस्ट प्रिसाइज है। मोस्ट प्रिसाइज का मतलब ये होता है जो सबसे छोटे डिजिट तक जाके मेजर किया है, तो ये मोस्ट प्रिसाइज है, ये मोस्ट एक्यूरेट है। देखिए अगर मोस्ट एक्यूरेट पूछा तो ये, अगर मान लो सीधा ये 4 डिजिट दे देता और हमें ये नहीं बताता, बोलता कि मोस्ट एक्यूरेट कौन है, तो इसको बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि हमें पता नहीं हम किसको मेजर कर रहे हैं। तो मोड प्रिसाइज इज मोस्ट एक्यूरेट होगा। क्या डन है, क्या फील है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का, कमेंट करके बता दीजिए प्लीज। जेईई मेन 2014, the student measured the length of the rod and wrote it as a इतना सेंटीमीटर। which instrument did his measured, तो भाई लिस्ट काउंट निकाल लो सबका और देखो कि लिस्ट काउंट किसके केस में 0.01 सेंटीमीटर आ रहा, वो आंसर हो जाएगा। होमवर्क स्लाइड 90, होमवर्क स्लाइड 90 क्लियर है क्या, स्लाइड 90 इज योर होमवर्क, स्लाइड 90 इज योर होमवर्क, ठीक है क्या बेटा। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एक सिस्टमैटिक एरर होता है जो कि उसका रीजन नोन होता है, फिक्स्ड होता है, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर, जीरो एरर से सिस्टमैटिक है, उसको कितनी भी मेजरमेंट ले लो वो एरर आएगा ही आएगा, वो एरर आएगा ही आएगा, एरर फिक्स होता है। एरर विच इज टेंड्स टू अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब उसका एरर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड पर्सनल एरर, ये सब सिस्टमैटिक होता है। जैसे 4 को मैं 5 पढ़ता हूं तो हर बार 4 को मैं 5 पढ़ूंगा, 5 ही पढ़ूंगा उसको, तो फिक्स एरर होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के इस एरर को कम नहीं कर सकते। लेकिन रैंडम एरर रैंडम होता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती और वो किसी रैंडम रीजन से आता है, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के कम किया जा सकता है। देखो एब्सोल्यूट एरर बेटा मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है, या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है ना। जैसे 5 वैल्यू हमें पता है, ट्रू वैल्यू में नहीं पता, तो पांचों वैल्यू का मीन लेके हम उसको ट्रू बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉड लेते हैं। अच्छा, इसका डायमेंशन एब्सोल्यूट एरर का सेम एज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव, सेम एज डायमेंशन, जिसका एरर निकालेंगे उसके एरर के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ माइनस लेंथ, ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ, ट्रू मास माइनस मेजर्ड मास, ऐसे तो लिखोगे। ट्रू वोल्ट वेलोसिटी माइनस मेजर्ड वेलोसिटी, यही तो लिखोगे। लिस्ट काउंट एरर कैन बी टेकन एज द एब्सोल्यूट एरर, इट कैन नॉट टेल अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन नहीं बता पाता एग्जैक्टली। अब एरर बड़ा है, कोई बहुत बड़ी चीज को मेजर करने में किया गया होगा, एरर छोटा है तो हो सकता है किसी बहुत बड़ी चीज को मेजर करने में छोटा एरर कर ले। जैसे लिस्ट काउंट, तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर मान ले डेल्टा एक्स है 1 सेंटीमीटर और डेल्टा एक्स है 1 मीटर। अब बताओ कौन सा एरर बड़ा है, नहीं बोल सकते। मान लो ये मैंने 1000 किलोमीटर को मेजर करने में 1 मीटर का एरर किया, तो छोटा हो गया। 5 सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए 1 सेंटीमीटर का किया, तो ये बड़ा एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर कभी भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को नहीं बताता। रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर बता मीन ट्रू वैल्यू, ये होता है रिलेटिव एरर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगा। रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। ये अगर तुम्हारा सिस्टमैटिक एरर है तो सिस्टमैटिक एरर को
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के कम ज्यादा नहीं कर सकते। ये एरर की वैल्यू है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर तुम्हारा एक्स रैंडम एरर है, तो रैंडम एरर को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के कम कर सकते हैं। इन अ 5 रीडिंग रैंडम एरर इज 3% एंड सिस्टमैटिक एरर इज 4%. If we increase number of observation to 30, then random error is decreases. जैसे 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 5 रीडिंग है तो 6 गुना रीडिंग बढ़ा तो 6 गुना ये एरर कम हो जाएगा। लेकिन सिस्टमैटिक एरर तुम्हारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बेटा समझ में आया? वो सिस्टमैटिक एरर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं घटता बढ़ता है, रैंडम एरर घटता बढ़ता है। एरर एनालिसिस इन अ मैथमेटिकल टर्म्स, जैसे मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए का पावर पी, बी का पावर क्यू और सी का पावर एट जेड है, तो इसका जब तुम एरर निकालोगे तो रिलेटिव एरर इन जेड बराबर पावर बाहर आ जाता है, रिलेटिव एरर इन ए पावर बाहर आ जाएगा क्यू इंटू रिलेटिव एरर इन बी, पावर बाहर आ जाएगा रिलेटिव एरर इन सी। ये तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा। एडिशन में, जैसे मैं यहां पे चलता हूं एडिशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एडिशन में आप रिलेटिव एरर डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे कोई फॉर्मूला है जेड बराबर ए प्लस बी, अगर कोई फॉर्मूला है बेटा जेड बराबर ए प्लस बी, तो आप लिखेंगे जेड का एब्सोल्यूट एरर बराबर ए का एब्सोल्यूट एरर प्लस बी का एब्सोल्यूट एरर। ये रहा, समझ गया सर? तो सर रिलेटिव निकालना हो तो जेड बटा जेड कर दो, जेड की वैल्यू ए प्लस बी, ये आ जाएगा। अगर मान लो जेड बराबर ए माइनस बी है तो डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। रिलेटिव को हमेशा एरर को हमेशा ऐड करते हैं। लेकिन कई प्रोडक्ट है जेड बराबर ए इंटू बी है, तो आप यहां पे लिख सकते हो डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये रिलेशन आएगा तेरा, डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर और कांस्टेंट में रिलेटिव एरर डायरेक्ट लिखेंगे। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसको इग्नोर करते हैं, जो पावर होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या यही बात है? जैसे मान लो कि ये एक्सप्रेशन है जेड बराबर ए स्क्वायर रूट बी बटा सी इंटू 4 तो बाहर मल्टीप्लाई में, तो रिलेटिव एरर लिखेंगे क्योंकि डायरेक्टली पावर और मल्टीप्लीकेशन है। रिलेटिव एरर इन जेड बराबर पावर बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन ए प्लस हाफ ऑफ रिलेटिव एरर इन बी प्लस 4 को इग्नोर करेंगे डेल्टा सी बाई सी। क्लियर है सर? माइनस क्यों नहीं किया? एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, हमेशा ऐड ही होता है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज एरर निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। ये लेंथ मेजर करने का लीस्ट काउंट दिया है। डायमीटर इज मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। गिवन दैट द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इतना, देन परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज एरर। तो डेल्टा वी बाई वी प्रोडक्ट है, देखो ये पाई कांस्टेंट, इसको इग्नोर करो, 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल लिखोगे। समझ आ गया? अब मल्टीप्लाई 100 कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ना, दो डेल्टा आर बुलाओ कितना है, तो डेल्टा आर देखो वहां पे 0.01 है, 0.01 बटा आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा एल बोलो सर 0.1 बटा 5 मल्टीप्लाई 100। अब ध्यान से देख, 2 से 2 कट जाएगा और 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, प्लस ये इससे एक 0 कट जाएगा, 10 बटा 5 2 आएगा, 3% का एरर आ रहा। ये सी आंसर आएगा, देखो सी दिया हुआ है। ये देख, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज अल्फा, देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम इज। जेईई मेन 2018 का सवाल है, होमवर्क देता हूं। ये तो आंसर दिया हुआ है, ऐसे आंसर ये आना चाहिए, खुद कर लेना, बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हुए। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 3% एंड द टाइम पीरियड इज 1.5%, देन परसेंटेज इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देख t इज इक्वल टू द 2 पाई रूट अंडर l बाई जी। तो यहां से 2 पाई तेरा कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर। डेल्टा t बाई टी बराबर l का पावर भी हाफ, g का पावर भी हाफ, तो हाफ डेल्टा l बाई एल प्लस हाफ डेल्टा g बाई जी करके वैल्यू मत रखना। क्यों? क्योंकि हमें एरर g में निकालना है, तो हमें फॉर्मूला g का चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देख, 2 पाई को तो इग्नोर कर और ये रूट को इधर ले आ, तो टी स्क्वायर बराबर l बाई जी होगा, तो g बराबर हो जाएगा l बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एरर एनालिसिस लगा, डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू 2 डेल्टा l बाई एल प्लस सॉरी सिंपल डेल्टा l बाई एल क्योंकि l का पावर नहीं है, प्लस 2 डेल्टा t बाई टी। ये आएगा तेरा आंसर। लेंथ है 3% और ये है
3/2, 3/2, 2 से 2 कटेगा, 6% तुम्हारा आंसर आना चाहिए, 6% तुम्हारा आंसर आना चाहिए। इफ देयर इज ए पॉजिटिव error of 50% measurement of the velocity of the body, then error in the measurement of kinetic energies। देख, अगर छोटा एरर हो तो डायरेक्टली एरर एनालिसिस लगा सकते हो, लेकिन 50% एरर एक बड़ा एरर है। बात तो समझ में आ रहा है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में हाफ को तो इग्नोर करो। अब यहां अगर छोटा एरर होता तो डेल्टा के बटा के हम लिखते, डेल्टा m/m, प्रोडक्ट को हमेशा इग्नोर करते हैं, 2 डेल्टा v/v, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि एरर बड़ा है, तो क्या लगेगा, जनरल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर डी आएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको जस्टिफाई करिए। क्यों आएगा डी? एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, इंडिविजुअल मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस नहीं होता, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट एरर। देखा आपने, किया था। पॉजिटिव और निगेटिव नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, यही होगा। एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना, एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेते हैं। रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द बॉडी इज दिस, देन करेक्ट ऑप्शन आर। परसेंटेज एरर इन द रेडियस इज, तो रेडियस दिया हुआ है, तो डेल्टा r/r मल्टीप्लाई 100, डेल्टा r है तुम्हारा 0.5 और r है 10, मल्टीप्लाई 100 निकालो तो 0 से 0 कटेगा, 2% आ रहा है, 5% तो नहीं होगा। परसेंटेज द रेडियस, रेडियस ऑफ द स्फीयर ही तो दिया हुआ है 0.5/10, 0.5/10 परसेंटेज एरर, तुम 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई 0, 10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5/10। तो अरे यार सही तो है, 10 से 10 कटेगा 5 आएगा, 5% सही है। परसेंटेज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में ये नहीं आएगा, पर परसेंटेज इन वॉल्यूम ये सही है, क्योंकि डेल्टा v/v होता है 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/e है, तो इसका डी चला जाएगा आंसर। क्लियर है क्या? y बराबर साइन थीटा, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजर्ड एंगल एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज 2%, देन द परसेंटेज एरर इन y। ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। देखो, y बराबर तुमको लिखा हुआ है साइन थीटा, इफ परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग ऑफ एंगल एट थीटा बराबर 4 इज 2%, परसेंटेज एरर एंगल में क्या लिखोगे, डेल्टा थीटा बाई थीटा मल्टीप्लाई 100, ये है तुम्हारा 2, हाँ, जब थीटा की वैल्यू π/4 थी। परसेंटेज एरर y में बताओ, y का परसेंटेज है मतलब dy/y निकालना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। एक काम करो, dy/d करो, तो dy/d होगा तुम्हारा cos थीटा, हाँ कि ना? तो सही है, dy/d cos थीटा, d थीटा को इधर ले जाओ, तो dy बराबर cos थीटा इंटू d थीटा, दोनों तरफ y से डिवाइड कर दो, तो dy/y परसेंटेज एरर आ गया। देखो ना, dy रिलेटिव एरर आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज हो जाएगा। ये हो जाएगा cos थीटा, d थीटा मल्टीप्लाई 100 दोनों तरफ किया था, बटा y को लिख दो तुम sin थीटा, y sin थीटा है, तो इस cos थीटा बटा sin थीटा आ जाएगा cot थीटा, cot थीटा इंटू d थीटा मल्टीप्लाई 100। ओके सर, थीटा है तुम्हारा π/4, ओके। कैसे करोगे? d थीटा बाई थीटा मल्टीप्लाई 100 2, एक काम करो, थीटा से डिवाइड कर दो, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ ये वैल्यू क्या है, d थीटा बाई थीटा मल्टीप्लाई 100 2 है, cot 45 इंटू थीटा, cot 45 क्या होता है तुम्हारा 1, 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू देखो π/4 दिया हुआ है, कट के π/2 आ जाएगा, मतलब π/2 इज आंसर। बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पॉज करके एक बार और करो, टाइम होता तो मैं एक बार और खुद कराता, स्क्रीन पॉज करके खुद करो। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, फॉल्स है, तो बता दिया भाई मेरे। चल इधर देख, रेशियो ऑफ 2 सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट, नहीं, नो, फॉल्स आएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी कैलकुलेटिंग इतना, ये होमवर्क है, अच्छे से करना। स्लाइड 107, इसका आंसर अपने हिसाब से बताना क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी क्वांटिटी विच हायर पावर शुड हैव लीस्ट एरर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका रीजन एक्सप्लेन करना है, रीजन एक्सप्लेन करो, ये ट्रू है, देखो आंसर ट्रू दिया हुआ, इसका रीजन एक्सप्लेन आपको खुद करना है। एब्सोल्यूट एरर इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ना 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 ना, एब्सोल्यूट एरर इज नॉट, हाँ ट्रू है, डायमेंशनलेस थोड़ी ना होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर डायमेंशनलेस होता है, बिल्कुल ट्रू है। रिलेटिव एरर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हाँ ये भी ट्रू है, रिलेटिव एरर डायमेंशनलेस होता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, स्मॉलर द लिस्ट काउंट हायर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, यस ट्रू, जितना लिस्ट काउंट होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ तो सही तो है, T1 T2 इतना है और T1 - T2 इतना है, T1 + T2 इतना है। मीन एब्सोल्यूट इज एडेड ऑलवेज बट एप्लीकेबल फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये होमवर्क है। स्लाइड
स्लाइड 112 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सारे टॉपिक मैंने थ्योरी भी बताए, न्यूमेरिकल भी बताया। बेटा 40 मिनट अगर एक्स्ट्रा लगा है तो कुछ लेके ही जाओगे, है ना, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच।